कृषि समृद्धि, भोजन, रोजगार इसका एक बड़ा परिचायक था। आज कृषि बेरोजगारी, बीमारी, आत्महत्या, कर्जा इसका नाम है। मूलतः जो प्रॉब्लम है किसानी में वो खेत के अंदर नहीं है, वो खेत के बाहर है। हमने जानबूझकर किसान को गरीबी के मुकाम पे रखा हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो गरीबी से निकल कर बाहर आए। 1996 में एक कॉन्फ्रेंस हुई MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में कि वर्ल्ड बैंक ये एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में गाँव से जो लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे भारत में, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। पिछले 5 साल में 7 करोड़ लोग शहरों से गांव में चले गए। अमेरिका में ये हालात हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के आए, उस समय जो किसान हैं अमेरिका के, उनके ऊपर कर्जा 425 बिलियन डॉलर का था। मैं जानता हूं कि अमेरिका के प्रोफेसरों को ही नहीं पता कि हमारे बैकयार्ड में क्या हाल है। जैसे एग्रीकल्चर अमेरिका में खत्म हुआ है या यूरोपियन यूनियन में खत्म हो रहा है, वैसे ही भारत में मुझे लगता है कि जल्दी हमारा नंबर भी आ जाएगा। लेकिन पशुपालन के हिसाब से जो ग्रोथ होनी चाहिए या पशुपालक को जो लाभ मिलना चाहिए, दूध के दाम, बढ़ती हुई जो फीड की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस जो प्राइस मिलता है, उसमें मात्र 4 रुपए का अंतर होता है। अब वो किसान क्या करे? अर्थशास्त्र क्या कहते कि क्या कारण है कि हम फैट के उस पे ही मात्रा के ऊपर आज तक हम चलते जा रहे हैं कि इससे प्राइस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि किसी अंग्रेज ने कर दिया, आप उसी को रिपीट करते जाते हो। क्यों नहीं हम ये कर सकते कि उसको भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले? 2000 से लेके 2016 भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कभी आपने सुना किसी टीवी में आया हो? कभी आपने सुना पार्लियामेंट में किसी ने गलती से सवाल पूछ लिया हो? इंडस्ट्री का अगर 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता, सारा देश खड़ा जाता। लेकिन खेती में 45 लाख करोड़, ये देश सोए का सोया रह गया। 3 प्रमुख सुझाव। किसानों को 23 की 23 फसलों पे कानूनी अधिकार दे दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। रूरल डिमांड बढ़ जाएगी, GDP ग्रोथ है ना, वो डबल डिजिट में पहले ही साल आ जाएगी। MSP 10%, हमारा जो खाद्यान्न होता है वो 10% अनाज, उस पे MSP की सारी बात आ रही है और 10% लोगों के लिए ही MSP का प्रावधान है कि 6% किसानों को सारे देश में MSP मिलता है। 6%? हाँ, सिर्फ 6%। इसका मतलब 94% जो किसान है बाजार पे डिपेंडेंट है। गांव का रहने वाला एक युवा किसानी की ओर बढ़ता हूँ, कभी रेट ऊपर नीचे, तो ये अस्थिरता कृषि में कई बार डामाडोल कर देती है। कई बार नहीं, ये हर बार करती है। जितना भी मैं शहरों के लोगों को सुनता हूँ, वो यही कहते हैं कि MSP नहीं मिलनी चाहिए, फिक्स्ड उसको इनकम नहीं मिलनी चाहिए, उसको मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। जब टमाटर फेंके जाते हैं सड़कों पर, 2 रुपए 3 रुपए भाव मिलता है, तब मैंने किसी मीडिया हाउस को नहीं देखा उसकी बात करते हुए। हाँ, जब जिस दिन 200 रुपए हो जाते हैं, फिर देखिए आप कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट, इनकी आप इनकम को भी, सैलरी को भी आप मार्केट से लिंक कर दीजिए। एक बार पता तो चले कि मार्केट्स क्या होती हैं। जब तक इनको नहीं पता चलेगा, यही गलत बात, ये गलत धारणा आपके अंदर डालते जाएंगे। 2025 से 50 तक अगले 25 सालों में शहर की आबादी बढ़ेगी, गांव की आबादी छोटी होगी। 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, 40% शहरों में। क्या जरूरत है इसकी? कभी किसने सवाल किया? या 60-40 उल्टा हो जाएगा तो इन लोगों के भोजन की भरपाई करेगा कौन? कंपनियों के बाहर गार्ड खड़े होते, आजकल घरों के बाहर गार्ड खड़े होते, उसमें से 90% आपको किसान मिलेंगे। कौन चाहता है कि गार्ड बने आके यहाँ पर? अगर वो ही 6,000 रुपए उसको खेती में अच्छे उस दौर पे मिलते हैं तो वापिस जाना चाहेगा वो। एक तरह की घृणा है लोगों की किसानों के प्रति। क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता। आपको अनाज वहां से मिल रहा है, किसानों ने अपने पेट को काट कर आपके लिए अन्न के भंडार भरे। इकोनॉमिक डिजाइन की जब आप बात करते हैं, अब अगर तुलना करें भारत और विश्व के अलग अलग देशों में, तो ये डिजाइन क्या है? डिजाइन ये है कि खेती से लोगों को बाहर निकालना है। खेती से लोगों को बाहर निकालना है, उसके 2 कारण हैं। कहते हैं कि जो राशन की दुकान पे लाइन लगा रहा हूँ, कुछ और नहीं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पा रहा हूँ। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। आप सभी को नमस्कार। द किसान शो के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं आप सबका। कृषि को कोई भूगोल मानता है क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। कृषि को कोई साइंस मानता है क्योंकि विज्ञान का प्रयोग उसमें होता है। कृषि अपने आप में सामाजिक विज्ञान है क्योंकि समाज से उसका सरोकार होता है। और कृषि एक अर्थशास्त्र भी है क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन, आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज कृषि के अर्थशास्त्र को समझते हैं। भारत के परिदृश्य में कृषि की जो कल्पना है और कृषि का जो परिदृश्य है, जो वर्तमान स्थिति है, ये कुछ चुनौतीपूर्ण है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन प्रत्येक समस्या का
समाधान भी है। और इस समाधान को बताने के लिए, इस समस्या को भी अवगत कराने के लिए आज के हमारे मेहमान हैं श्री देवेंद्र शर्मा जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं देवेंद्र जी आप सबका। नमस्कार। वर्षों का अनुभव आपका कृषि क्षेत्र में है। मैं यूँ कहूँ लगभग 40 सालों से, 4 दशकों से आप कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी ये है, बहुत सारे मंचों पर हमने आपको सुना है और बहुत बारीकी से आपने जो अध्ययन किया है, जनमानस तक एक सहज भाव और सरल भाव में पहुंचाने का जो लोगों के मन को छू जाता है, ऐसा हमने कई सारे आपके व्याख्यानों में सुना है। सर, कृषि समृद्धि, भोजन, रोजगार, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता, इसका एक बड़ा परिचायक था। आज कृषि बेरोजगारी, बीमारी, आत्महत्या, कर्जा, इसका नाम है। कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है सर? कई लोग इसको जब इसका चित्रण करते हैं तो वो मदर इंडिया का जो आइकॉनिक जो दृश्य था हमें सबको याद है, जहाँ पर वो नरगिस हल चला रही हैं, उससे कई लोग इसको जोड़ते हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर द डिकेड्स एग्रीकल्चर का बहुत पतन हुआ है और कोई ये नहीं है कि उसमें कोई किसान की कोई कमजोरी थी या हम कहें कि वो इनएफिशिएंट था या बैकवर्ड था या वो सब स्टैंडर्ड तरीके से खेती कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जो मूलतः जो प्रॉब्लम है इसमें खेती में या किसानी में, वो खेत के अंदर नहीं है। अच्छा, वो खेत के बाहर है। ये हमें जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि जब खेत के बाहर मतलब वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उसको डिराइव करती हैं सारी खेती के, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं या हम सोचते हैं कि आगे खेती बढ़नी चाहिए, चलनी चाहिए, वो जो एक जो इम्पैक्ट है या जो जिसको हमने नज़रअंदाज किया इतने दशकों से, वो ये है कि हमने किसान को उसका पारिश्रमिक कहते हैं ना आप, मुझे हिंदी में मेरी कमजोर है, नहीं दिया। हाँ, पारिश्रमिक नहीं दिया। पारिश्रमिक जो है उसको मिलना चाहिए, वो उसको नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिला, नहीं दिया गया। हमने जानबूझकर किसान को गरीबी के उस मुकाम पे रखा हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो गरीबी से निकल कर बाहर आए, क्योंकि अगर वो गरीबी से निकल के बाहर आ जाता है या खेती एक प्रॉस्पेरस व्यवसाय बन जाता है, तो जो सारा इकोनॉमिक डिज़ाइन है वो कोलैप्स कर जाएगा या उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और ये हमें जानना है। और ये जो सोची समझी रणनीति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे ही देश में नहीं मैं कह रहा हूँ, बाकी दुनिया में ग्लोबली जो फोर्सेस थे या इकोनॉमिक कह लीजिए या यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक भी, दोनों मिला के जो था उनका इम्पैक्ट ये था कि भाई कृषि को दबाए रखिए, आपको उसी के गरीबी के लेवल पे ही रखिए। तो यही मैंने सारी दुनिया में कि चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या और भी अमीर देश हों, और अगर उसमें आप भारत जैसे देशों को भी मिला लें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिने जाते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है आपके सामने कि दुनिया में वहाँ भी और हमारे यहाँ भी जानबूझकर खेती को उस लेवल पे रखा गया कि ये उभरे ना, कभी ये भारत से बाहर भी है ऐसा? बिल्कुल, भारत में ऐसा है और भारत के बाहर भी ऐसा है। क्योंकि जब आपको याद होगा किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन में हमारे को बोला जाता था, बहुत सारे हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मेन लाइन इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कहते थे साहब ये जब तक हम इसको कॉरपोरेट के साथ इसको नहीं जोड़ते हैं, और वो जो तीनों लॉज आए थे वो भी उसी के फेवर में जाते थे, तब तक खेती का उठान नहीं हो सकता है। तो मेरा सवाल पूरे ही उस आंदोलन में एक रहा था कि आप मुझे बता दीजिए कौन से देश में कॉरपोरेट मॉडल सक्सीड कर गया है। सारे दुनिया में तो एग्रीकल्चर फ्लॉप है, और आप हमें बता रहे हैं कि साहब ये लॉज है जब हम ले लेंगे तो तरक्की हो जाएगी देश के किसानों की। जो मॉडल ही आपका 500-600 हेक्टेयर रकबा है किसान का, उसके लिए बनाया गया या उसको सोच के रखा गया, और वहाँ भी वो काम नहीं कर रहा, आप कैसे मान सकते हैं कि 1 और 1.5 और 2 एकड़ वाला किसान जो है उससे इतना खुशहाल हो जाएगा कि आप पूछो ना। तो ये हमें गलत बताया जा रहा था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि प्रधानमंत्री जी ने उस तीनों लॉज को वापस लिया, और यही एक ज़रूरत थी, और अभी भी लेकिन किसी न किसी रूप से हम उसको वापस लाना चाहते हैं उन्हीं लॉज को। ये तो एक प्रयास रहता ही, आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसान समझ गया है इस देश का। किसान अब समझता है, जानता है कि उसका उठान इन चीज़ों से नहीं होगा।
अब वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये बात की बात है, लेकिन ये मूल कारण है कि एग्रीकल्चर उस लेवल पे क्यों टिकी हुई है जहाँ पर कि जैसे आपने ही कहा आत्महत्याएं हैं, जहाँ पर कि उसको बीमारियाँ हैं, सॉइल हेल्थ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय किया है ओवर द ईयर्स। तो मुझे लगता है कि उस सब को जब तक हम एक होलिस्टिक तरीके से नहीं उसको एड्रेस करेंगे तो शायद एग्रीकल्चर का उठना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर अमेरिका में ख़त्म हुआ है या यूरोपियन यूनियन में ख़त्म हो रहा है, और वैसे ही भारत में मुझे लगता है कि जल्द ही हमारा नंबर भी आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के चलें कि नहीं इट इज़ इनएविटेबल, नहीं ऐसा नहीं है। हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम उसको ऐसा एक रूप दे सकते हैं, स्वरूप दे सकते हैं कि सारा देश सारा दुनिया जो है वो हमको फॉलो करे, ये माने वाकई ही हम विश्व गुरु हैं जहाँ तक कि खेती का सवाल है। सर, इकोनॉमिक डिज़ाइन की जब आप बात करते हैं, आप देश के दुनिया के अलग अलग देशों में अगर आए हैं, अब अगर तुलना करें भारत और विश्व के अलग अलग देशों में, तो ये डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन सिंपल, मैं अगर उसमें पहले हम आपको आपके सामने मैं पेश करूं, डिज़ाइन ये है कि खेती से लोगों को बाहर निकालना है। खेती से लोगों को बाहर निकालना है, उसके दो कारण हैं। उसका कारण एक तो है कि चीपर लेबर कहाँ से आएगी, ठीक है ना। दूसरा है कि चीपर रॉ मटेरियल चाहिए। अगर किसान को दाम अच्छा मिल जाता है तो वो खेती से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है कि नहीं। और वो दाम अच्छा मिलेगा तो वो जो जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आप और हम बात करते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री को चाहिए कि वे उसका रॉ मटेरियल सस्ता मिले, तो वो तो एक्सप्लॉइट करना चाहती है, तो वो एक्सप्लॉइट कर रही है। किसानों को बाहर निकालना सबसे बढ़िया तरीका है, आप किसानों को उसकी इनकम ही ना दो। कैसे निकालोगे? यू कांट पुश पीपल आउट ऑफ एग्रीकल्चर। फंसा रहेगा उसमें तो अपनी जब नहीं फंसा नहीं रहेगा। जब उसके पास एक साल उसने मार सह ली, दूसरे साल चली, वो निकलेगा खेती से, वो मजबूरन निकल जाएगा खेती से, आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दुनिया में हुआ वो आज हम अपने नए रूप से हम उसको लेके आ रहे हैं, उसी सोच को कि किसानों को बाहर निकालना है। और तो ये मुझे याद है, अगर आपको एक मिनट बैकग्राउंड दे दूँ इसका, मुझे याद है कि टू बी करेक्ट मुझे लगता है कि 1996 वॉज द ईयर। 1996 में एक कॉन्फ्रेंस हुई MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में चेन्नई में। उसमें वर्ल्ड बैंक के उस समय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, उनका नाम था इस्माइल सारेगल्डिन। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वर्ल्ड बैंक ये एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, ये 1996 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था अगले 20 साल में यानी 2025 तक, 25 हुआ नहीं, 1996 से था, उन्होंने कहा था कि जो भी 20 साल बनते हैं तो उस 20 साल के बाद और उस 20 साल में गाँव से जो लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे भारत में, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की जनसंख्या उस ज़माने में 20 करोड़ थी। तो उनका ये कहना था कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि 40 करोड़ लोग गाँव से निकल के शहरों में आएंगे भारत में ये अगले 20 साल में, 2015 तक टू बी एग्जैक्ट। अब मुझे ख्याल आया 2015 तक। अब देखिए 2015 तक जो ये काम हमने करना था हमने नहीं किया। बहुत साल तो मैं ये सोचता रहा पहले कि वो जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट साहब से वो हमें शायद वार्निंग दे रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं। बाद में मुझे समझ नहीं, ये अलर्ट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टिव था कि आप इतने लोगों को खेती से निकालिए। और ये जब मैं कह रहा हूँ आपको कि 40 करोड़ लोग खेती से बाहर होंगे जब वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था, इट वाज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। कभी हमने सोचा ही नहीं कि अमेरिका से जितनी पॉपुलेशन है उसको हम निकाल कर शहरों में ले आएंगे गांव से, तो क्या होगा इस देश की डेमोग्राफिक सिचुएशन के ऊपर या सोशो इकोनॉमिक जो हालात होंगे, किसने सोचा नहीं। लेकिन उनका तो ये बड़ा क्लियर था। हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी यही काम किया। उन्होंने क्या किया, इसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। तभी वर्ल्ड बैंक ने 2008-2009 में उनकी जो हर साल की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि जो काम आपको दिया गया था आपने किया नहीं, अब जल्दी करिए। जल्दी कैसे करिए? लैंड रेंटल्स, लैंड एक्विजिशन, ये सब काम करिए। और जो खेती में जो लोग हैं जो कि इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, उनके हिसाब से वो एफिशिएंसी जो ला सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो या ऐसी कंपनियां हो, उनको दीजिए वो ज़मीन।
अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने कहा था। और ये नहीं कि हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। 2009 में ये रिपोर्ट आई थी, 2009 में जो बजट आया था उसमें हमने पहली बार उसमें कहा गया था कि यंग जो लोग हैं उनको निकाल कर शहरों में जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कह रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन को करना है। तो उनका ये कहना था कि आप इनको शहर लेके जाएंगे लेकिन इनको खेती के अलावा कुछ नहीं आता। तो आप ये जो यंगर जनरेशन खेती में रह गई है तो इसको आप सिखाइए कि कैसे इंडस्ट्री में इनका वो हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी आप कहें उसमें उनका मतलब जॉब की तैयारी हो जाए या उनकी अपनी तैयारी हो जाए। तो हमारे देश में बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया 1000 ITIs का हमने सेटअप कर दिया। देखिए कितना, 2009 में कहा, 2008 में कहा वर्ल्ड बैंक ने, 2009 में हमने कर भी दिया। तो हम तो उसके पूरा उसमें चल रहे थे। तो अब 1000 ITIs होने के बाद भी जितने लोग वो चाहते थे कि निकलें, अभी तक नहीं निकल पाए खेती से। और बल्कि पिछले 5 साल में, ये लोगों को नहीं पता है, पिछले 5 साल में 7 करोड़ लोग शहरों से गांव में चले गए हैं। पिछले 7 सालों पिछले 5 सालों में, मतलब कोरोना के बाद से 7 करोड़ लोग वापस चले गए हैं। अगर आप ये पीरियोडिक फार्म लेबर सर्वे की रिपोर्ट आती है उसको देखें तो उसमें है कि 42 से 46% अब रूरल पॉपुलेशन हो गई है, वर्क फोर्स हो गई है। तो इसका मतलब साफ है कि लोग वापस गए हैं। और ये इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हताश हो गए वो। अब मुझे आप बताइए कि शहर से लोगों को निकाल कर आप गांव से लोगों को निकाल के आप शहर में ले आए, शहर में आपने उसको मजबूर कर दिया कि फ्लाईओवर के नीचे सोएगा। ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ? मुझे लगता है कि सारी एम्प्लॉयमेंट डिज़ाइन या इनकम जो या इकोनॉमिक डिज़ाइन था उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। और यही मानसिकता जो हमारी इकोनॉमिक्स की है उसी ने हमें धकेला है नीचे, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक भी वो निकल नहीं पाए कि भाई खेती जो है वो एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जो कि प्रॉफिटेबल हो सकता है, इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है, इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी, एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो सकता है। वो ये तो सब हो सकता है, लेकिन वो कोई करे तब ना जब उनको ये हो कि भी हमें खेती को सुदृढ़ बनाना है या खेती को वायबल बनाना है। लेकिन जब खेती से निकाला जा रहा है सबको, तो हु विल टेक ए प्लेज कि हम आए। एक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब हुआ करते थे, पूर्व गवर्नर थे वो, उनका कहना था कि जब तक हम खेती में से लोगों को निकाल कर शहर में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, तब तक जो कहते हैं ना इकोनॉमिक जो रिफॉर्म होना चाहिए, जो है ना जिसको हम आजकल कहते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा, वो नहीं होगा उनके कहने से। मैंने कहा अगर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है तो क्या हमें सारे इकोनॉमिक डिज़ाइन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है? जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज को सूट करता है, इकोनॉमिस्ट उसको पुश करते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट व्हाट द कंट्री नीड्स। आपने बताया कि कुछ लोग वापस आए हैं गांव में, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था 2025 से 50 तक, अगले 25 सालों में शहर की आबादी बढ़ेगी, गांव की आबादी छोटी होगी। उदाहरण के लिए अभी 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, 40% शहरों में। तो ये जो 60% लोग हैं, ये 40% लोगों का भोजन की पूर्ति करते हैं। अब एक स्थिति 25 साल में लोग आकलन कर रहे हैं कि ये संख्या 50-50 हो जाएगी, तो अगर या 60-40 उल्टा हो जाएगा तो इन लोगों के भोजन की भरपाई करेगा कौन? ये तो एक सवाल है, पर मुझे लगता है कि इतना चिंता वाला सवाल नहीं है पॉलिसी मेकर्स के लिए। उसका कारण ये है कि ये जितने भी प्रोजेक्शन किए जाते हैं ये शुरू से चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि साहब 2050 तक 70% कंट्री जो है वो शहरों में रहेगी। क्या ज़रूरत है इसकी? कभी किसने सवाल किया क्या ज़रूरत है इसकी? क्यों हम इसको चाहते हैं कि 70% लोग शहरों में आ जाएं? और एक आंकड़ा मैं भी आपको बताता हूँ, ये जो 70% लोग भारत में रहेंगे, ये हमारा जितना भी लैंड सरफेस जो भी एरिया है हमारा, उसमें से 2% में रहेंगे। अच्छा, बताइए मुझे कौन सी इकोनॉमिक सोच है जो कहती है कि पॉपुलेशन को 2% में ले आइए और बाकी 98% खाली कर दीजिए? ये कहाँ की डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल है? क्यों नहीं हम सोच सकते कि भाई दिस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मॉडल फॉर द कंट्री? और इसीलिए आपने देखा कि इन सब के बावजूद भी पिछले 5 साल में 7 करोड़ लोग वापस चले गए हैं। 7 करोड़ को रोमांटिसाइज नहीं मैं कर रहा, ये हमें सोचना कि भाई ये तो हो गया है अब दोबारा आएंगे। अब दोबारा आने होते तो अभी तक आ चुके होते, है ना जी। उनको लगता है कि कम से कम हमारी जो भूख है वो गांव में तो मिटेगी, चाहे कम ही हमें खाने को मिले, लेकिन इतना तो नहीं ना जो शहर में हाल है। और ये वापस गए हैं लोग। मुझे नहीं लगता कहीं मैंने ट्रेंड पढ़ा हो, अभी तो अगला जो सर्वे आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन अगर यही रहा वापस, ये भी हो सकता है कि जो हमारे एस्टीमेट थे वो गड़बड़ा भी सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब हमारा सोच इस तरह आ जाए कि हमने इन 7 करोड़ जो एडिशनल लोग चले गए हैं खेती में, उनको भी हमने बिल्डअप करना है या उनका भी एक इकोनॉमिकली वायबल ढांचा बनाना है,
तो हो सकता है कि वही सबसे रास्ता ठीक आ जाएगा। लोग नहीं जाना चाहते शहरों में। मैंने और आप भी जाके देखिए, कंपनियों के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, आजकल घरों के बाहर गार्ड खड़े होते हैं। आप उनसे पूछिए कि साहब आप पहले कहाँ से आए थे और कहाँ क्या करते थे, उसमें से 90% आपको किसान मिलेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है ना। कौन चाहता है कि गार्ड बने आके यहाँ पर? अगर वो ही 6,000 रुपये उसको खेती में अच्छे उस दौर पे मिलते हैं तो वापस जाना चाहेगा वो। किसी का शौक नहीं है कि यहाँ के रिक्शा चलाए या यहाँ के गार्ड बने या वो लिफ्ट में बटन दबाए। लिफ्ट में बटन दबाने भी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो ये बताइए, अगर ये देश का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का ढांचा है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ढांचा, आई थिंक वी नीड टू रीथिंक ऑन व्हाट कैन बी द इकोनॉमिक डिज़ाइन जो हमारे देश को, पूरे देश को एक लेवल पे, जिसको कहते हैं ना प्रधानमंत्री हमारे, सबका साथ सबका विकास का लेवल पे उस पर लेके आए। हम सब चाहते हैं कि उस पर आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2-3 आदमियों के विकास के से हम सोचें सारे देश की तरक्की हो गई है। और यही हम जानते हैं कि 10-15% लोग हैं जो देश को चला रहे हैं इस टाइम, जिसको हम कहते हैं ना इकोनॉमिक, उनकी वो स्ट्रेंथ है कि वो पैसा जो है सर्कुलेट करता है, वो उनके करके है। बाकी तो 90% की पॉपुलेशन की 90% की तो इनकम वहीं की वहीं खड़ी है। ये तो हम सब जानते हैं। तो उसको क्यों नहीं हम बिल्डअप करना चाहते, उस खेती को क्यों नहीं हम उठाना चाहते? मुझे ये समझ नहीं आता क्यों हमारे दिमाग में एक कॉन्टेम्प्ट डाला गया है। अब आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ लोगों से, एक तरह की घृणा है लोगों की किसानों के प्रति। क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता। आपको अनाज वहाँ से मिल रहा है, आपको देश में कम से कम किसानों ने एक काम तो किया है कि चाहे आज़ादी के बाद आप देख लीजिए, हाँ जी, या पिछले हरित क्रांति के बाद देख लीजिए आप, कि हमारे देश में पॉपुलेशन बड़ी हो लेकिन किसानों ने अपने पेट को काट कर आपके लिए अन्न के भंडार भरे हैं ना। तो उसके लिए हमारे जो शहर के लोग हैं क्यों शर्मिंदा हैं कि सब इस आदमी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये तो बड़ा पैम्पर्ड है, इसके ट्रैक्टर पे 2 लाख रुपए का वो म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता है ना। अपने आप तो सबकी SUV कारें आती जाती हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं कि SUV लोग बदलते ना जाएं अपनी कारें। अब तो मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ SUV कार नजर आती है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ आज आप आए हुए हैं, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा कारें हैं। अब कहते हैं हम हाउसिंग करनी है, अरे हाउसिंग तो कारों की भी करनी पड़ेगी आपको एक तरीके पे आके। और इसमें भी मैं बात कहूँगा, लोग किसान को वही धोती कुर्ता वही मॉडल देखना चाहते हैं। यानी वो अगर अच्छी तरह से पहन भी लेता है तो उनके मन में भी ये मॉडर्न किसान हो गया। ये सर, वो मुझे याद है एक हमारे देश के बहुत बड़े चिंतक तो थे ही, लेकिन कृषि और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत बड़े वो थे, जाने माने चेहरे थे, MS रंधावा। MS रंधावा, आपको याद होगा जब भारत आज़ाद हुआ तो वो दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर भी थे। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी कई बार जब मेरे से बात होती थी, तो अभी तो वो नहीं है, तो हम जब बैठ के बात करते थे मुझे कहा करते थे कि देवेंद्र, हमारे देश के जो लोग हैं उनके जो दिमाग में जो इमेजिनेशन है ना किसान की, वो है कि फटी हुई धोती हो, गंदी धोती हो, जुत्ती जो चप्पल डाली हुई है वो फटी हुई है, उसमें टांका लगा हो, है ना, और पगड़ी हो सिर पे और दाढ़ी ना बनाई हो उसने। ये हमारा एक इमेजिनेशन है। अगर किसान के पास कार आ गई तो ये हंगामा हो जाता था कि साहब ये करप्शन करता होगा, कुछ और करता होगा, तब से कार आ गई। यहाँ चपड़ासी के पास SUV में देखता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं बोलता कि साहब इसने भी गड़बड़ की होगी। सिर्फ किसान के ऊपर ही आता है कि साहब इसने गड़बड़ की होगी इसलिए उसके पास कार है, नहीं तो वही साइकिल पे आ रहा है या बेचारा स्कूटर पे आ रहा होगा अधिक से अधिक। आज देखिए समाज बदल गया है, समय बदल गया है, बच्चे किसानों के भी बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जाके नौकरियां करते हैं, है ना, वो भी आपको पैसा वापस आता है, जो भी हो, एक बच्चे नौकरियां भी कर रहे हैं। तो अगर घर में कार आ गई तो इतना बड़ा बवाल क्यों है ना। किसान भी तो बेचारा इस सोसाइटी का ही एक हिस्सा है ना, उसका भी तो हक है, और आपको फीड करता है और आप उसको नफरत करते हो। बिल्कुल। सर, एक युवा होने के नाते, एक गांव का रहने वाला एक युवा मन में सोचता है कि मैं शहर जाऊंगा और जैसे कि बताया गार्ड की नौकरी करता हूँ या लिफ्टमैन की नौकरी करता हूँ, इस होटल में नौकरी करता हूँ, मेरा फिक्स है, मेरे को 10,000 मिले 15,000 मिले, ये आता है। लेकिन मैं जो किसानी की ओर बढ़ता हूँ, कभी रेट ऊपर नीचे डाउन, तो ये अस्थिरता कृषि में कई बार डामाडोल कर देती है। कई बार नहीं, ये हर बार करती है। हर बार इसलिए करती है कि जैसा आपने कहा कि ये जो मार्केट्स हैं, हमारे को ये पढ़ाया गया, एक आपने अगर पता नहीं मुझे पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा तो होगा, इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा होगा, मैंने भी इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा गया, उसमें हमारी मेंटालिटी में ये डाला गया है कि खेती जो है उसकी एफिशिएंसी जो ड्राइव करता है वो मार्केट्स हैं, तो उसके हवाले छोड़ना चाहिए उसको। वो मेरा मानना है कि सबसे आउटडेटेड इकोनॉमिक सोच थी वो, क्योंकि आपने मार्केट पे छोड़ा। अब मुझे बताइए, मार्केट पे छोड़ा
और अब मज़े की बात एक और देखिए, हम सभी बोलते हैं, जितना भी मैं शहरों के लोगों को सुनता हूँ वो यही कहते हैं कि MSP नहीं मिलनी चाहिए, फिक्स्ड उसको इनकम नहीं मिलनी चाहिए, उसको मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। बाजार अभी एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन थी वो मार्केट के साथ लिंक कर दी गई, जिसको ओल्ड पेंशन कहते हैं। नई पेंशन जो आई है वो मार्केट के साथ लिंक्ड है। एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किए सारे देश में कि नहीं, कि सब हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती हैं तो मुझे बताइए एम्प्लॉयज़ को हमने क्यों नहीं रोका कि भैया आपकी भी मार्केट्स डिसाइड करें। मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ जी, आपने एम्प्लॉयज़ को तो कहा कि हाँ आपको हम ओल्ड पेंशन देंगे जहाँ पर कि आपको 50% पक्का फिक्स मिलेगा। न्यू पेंशन में वो नहीं हो रहा था। हाँ जी, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट के करके उसकी पेंशन डिसाइड हो रही थी। कोई नहीं चाहता कि उसकी पेंशन कम हो। ठीक है, किसान की जब ये इनकम जो है उसकी या उसकी कीमत जो मिलती है, दाम मिलता है उसको, वो भी तो वॉलेटिलिटी है ना, उसको तब तो कोई नहीं बोलता। जब टमाटर फेंके जाते हैं सड़कों पर, 2 रुपये 3 रुपये भाव मिलता है, तब मैंने किसी मीडिया हाउस को नहीं देखा उसकी बात करते हुए। हाँ, जब जिस दिन 200 रुपये हो जाते हैं फिर देखिए आप सारे उड़ जाते हैं कि साहब मेरी हाउसिंग का बजट खराब हो गया, मेरे घर का किचन का बजट खराब हो गया, ये सब बातें होती हैं। हाँ जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसका अध्ययन करो, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता जिसके ऊपर उसको चिंता होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज ये है जो 10,000 से लेकर 20,000 तक किचन का बजट है देश का एवरेज, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। 10,000 रुपये में अगर सपोज करिए आपका आलू का भाव बढ़ गया है तो आपकी आलू की रिक्वायरमेंट परिवार में कितनी है? 4 किलो 5 किलो 5 किलो का भाव बढ़ा के देख लीजिए, वो 1,000 बढ़ गया या 2,000 बढ़ गया। हाँ जी, 2.5 लाख रुपए आप पेंशन लेते हैं सरकार से और आप 2,000 रुपये आप हंगामा करते हैं कि साहब मेरा तो बजट खराब हो गया। अब देखिए जब ये SUV कारें आती हैं, मैंने तो किसी को नहीं सुना बोलते कि मेरा बजट खराब हो गया। हाँ जी, तो ये जो जानबूझकर हमारे में डाला गया है कि साहब ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट है ये एफिशिएंसी मेजर करती है। आप मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि जब 2 रुपये गिर जाए तो किसान ने तो पूरा परिश्रम किया, बिल्कुल परिश्रम किया, अच्छा प्रोड्यूस करके लाया, मार्केट में डाला उसने और मार्केट में 2 रुपये में क्रैश हो गया सब कुछ, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, है ना, या वो अपना प्लान करेगा, उसको पता है कि खेती में ज़्यादा नहीं चल पाऊंगा। तो ये तो हो ही रहा है ना सारे देश में। अब देखिए आपको हमें बोला जाता है कि साहब नहीं ये तो सिर्फ भारत में ही हमारे फार्मर्स जो हैं बैकवर्ड हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, अमेरिका में तो नहीं होता। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में आज 1.5% लोग रह गए हैं खेती में। 1.5% सिर्फ 1.5% लोग खेती में रह गए हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है इनके बाद हमारा जो नीति आयोग है वो ये कहता है कि जब हम गांव से लोगों को निकाल कर शहर में लाएंगे तो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कम हो जाएगी, तो उनकी इनकम डबल हो जाएगी। ओहो, वाह। तो सर अगर वहाँ 1.5% है और 1970s में वहाँ 15% पॉपुलेशन होती थी एग्रीकल्चर में, उसके बाद आज इतने सालों के बाद वहाँ पर 1.5% रह गया, तो उनकी इनकम जो 15% से कम होकर 1.5% पे आई है, तो उनकी इनकम तो 4 गुना बढ़ जानी चाहिए थी अभी तक। तो ये तो क्यों नहीं बढ़ी? ये तो उसी प्रकार हुआ जैसे कि एक घर में 4 बेटे हैं और चारों को माँ समान भोजन वितरण करती है, 2 का पेट भरने के लिए उन 2 को निकाल दो, यही होगा ऐसे। अब वो मतलब आपके सामने है। अच्छा, अमेरिका की हाल और देख लीजिए। अमेरिका में ये हालात हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछली इलेक्शन जीत के आए थे और जब लड़ रहे थे, लड़नी थी इन्होंने इलेक्शन इसके साथ नेक्स्ट प्रेसिडेंट के साथ, तो उस समय जो किसान हैं अमेरिका के, उनके ऊपर बैंकरप्सी यानी कर्जा 425 बिलियन डॉलर का था। ये अमेरिका के किसान हैं, 425 बिलियन डॉलर का उनके ऊपर कर्जा था। हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है, हम सोचते हैं अमेरिका है वहाँ सब्ज बाग है, वो है ना, जैसे जो एप्पल है वो अमेरिका, जो भी यही हम सब समझते हैं। आपने और मैं कई बार उस पर जाता हूँ जूम डिस्कशन में उनके साथ यूनिवर्सिटीज़ में, मैं जानता हूँ कि अमेरिका के प्रोफेसरों को ही नहीं पता कि हमारे बैकयार्ड में क्या हाल है। ये देख लीजिए आप, हमारे देश में जो हैं ये सोचने वाले हमारे देश में कम नहीं है। ये जितने भी आपको बोल रहे थे कि तीनों कानून बड़े अच्छे हैं, वो सब जो थे वो अमेरिका वाले थे, कि जो उस सोच में कि अमेरिका में तो बहुत प्रगति हो गई है। मैंने आपसे बता दिया कि क्या प्रगति हुई है। आज भी हालात ये हैं, अभी 3-4-5 साल में उन्होंने, चाइना ने अपने इम्पोर्ट्स को खोला तो इनको थोड़ी सी राहत आई अमेरिका को, लेकिन हालात ये हैं अभी अगर हम देखते हैं अभी फिर उनका बैंकरप्सी एग्रीकल्चर में बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ भी काम नहीं किया ये आपकी मार्केट इकोनॉमी। यूरोप में आपने देखा पिछले साल 6 महीने, पहले 6 महीने जो थे उसमें 24 देशों में प्रोटेस्ट रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में। ठीक है, और उनकी एक डिमांड कॉमन है कि हमें गारंटेड इनकम मिलनी चाहिए।
आप देखिए कि वहाँ भी हुआ। और अमेरिका में 1979 में एक मैसिव प्रोटेस्ट निकला था ट्रैक्टरों का, जो 3 महीने तक रहा था। वो भी किसान यही मांग कर रहे थे कि हमें इनकम पैरिटी दीजिए। इनकम पैरिटी उनकी भाषा में और हमारी भाषा में फ़र्क ये है कि वो इनकम पैरिटी कहते हैं, हम गारंटीड प्राइस कहते हैं। तो वहाँ भी मांगा जा रहा था, फिर यूरोप में मांगा जा रहा है, इंडिया में मांगा जा रहा है। और हमारे ही इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि सब हमारा कोई ज़रूरत नहीं देने के लिए एक गारंटीड प्राइस, ये सारा मार्केट्स डिसाइड कर लेंगी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ मार्केट सारी दुनिया में फेल हो गई हैं। अब एक और मैं आपको इसमें अंक देना चाहता हूँ, आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूँ। एक OECD है, OECD। OECD इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये दुनिया का रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसमें 37 के आसपास देश है जो अमीर देश है सारे। उनकी एक स्टडी आती है प्रोड्यूसर सब्सिडी इक्विवेलेंट करके, वो 2000 से आती है, सन 2000 के बाद आ रही है। अब उस देखिए उस स्टडी का हाल। अभी जो उसकी स्टडी आई है लेटेस्ट, वो ये कहती है कि 54 मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में जो एग्रीकल्चर में सबसे बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, 54 जिसमें इंडिया भी है। उसमें कहा, उसमें अगर आप उसको देखते हो जो 54 की इकोनॉमीज़ जो हैं, 54 इकोनॉमीज़ जो हैं, तो उनका ये कहना है कि 3 कंट्री हैं वो जो नेगेटिव जोन में है, जो घाटे में चल रही हैं खेती में। अर्जेंटीना, वियतनाम और इंडिया। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि अर्जेंटीना और वियतनाम जो है वो अपने किसानों का जो घाटा है वो बजट की सपोर्ट से पूरा कर देते हैं, भरपाई कर देते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसमें किसानों को हर साल सन 2000 से लेके, क्योंकि रिपोर्ट मैंने आपसे कहा 2000 में शुरू हुआ था, तो हर साल भारत के किसान घाटे की खेती करते आ रहे हैं। ये उनकी रिपोर्ट में है। तकरीबन 20% हमारा कम उसको किसान को दाम मिलता है या नेगेटिव जोन में है। और भगवान भरोसे ही हमारा किसान है दुनिया में। बाकी सब जगह तो सरकारें पूर्ति करती हैं, हमारे देश में हमने उसको भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। अब मुझे आप बताओ, ये OECD की रिपोर्ट है, रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। अगर आपको लगता है कि ये भी हमारे मतलब अगेंस्ट बोल रहे हैं या हमारे उसमें नहीं है, हम जस्टिफाई हम देख रहे हैं कि गलत हो रहा है ना, तो आप चैलेंज कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपके सामने डाटा है, अवेलेबल है। और उसका एक और आंकड़ा देख लीजिए। वो कहते हैं कि सन 2000 से लेके 2016 साल के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़। कभी आपने सुना किसी टीवी में आया हो? बिल्कुल। कभी आपने सुना किसी असेंबली में बातचीत हुई हो? कभी आपने सुना पार्लियामेंट में किसी ने गलती से सवाल पूछ लिया हो? हाँ जी। और किसी यूनिवर्सिटी में ये बात उठी हो? क्या कारण है? अगर आज देख लीजिए, कहते हैं इंडस्ट्री का अगर 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता, सारा देश खड़ा हो जाता है कि साहब ये पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, इसको इकोनॉमिक स्टिमुलस दीजिए, इसको यहाँ पर टैक्स कट दीजिए, ये सब करिए, होता है ना। लेकिन खेती में 45 लाख करोड़, ये देश सोए का सोया रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये देश के जो लोग हैं, क्या उनको दुख नहीं होता कि हमारे ही जो भाई बहन खेती में हैं उनको इतना भयंकर नुकसान हुआ है? किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। मेरे पे अटैक करेंगे, ट्रोल करेंगे कि साहब इनको तो होना नहीं चाहिए, इनको तो कुछ मिलना नहीं चाहिए, ये तो पैम्पर्ड है। ये सब बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, रोज़ाना सुनता हूँ। हाँ जी। लेकिन उनको नहीं किसी ने खड़े होकर बोला कि साहब जिसका 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्या वो देश की GDP में नहीं ऐड होता? अगर वो होता तो देश की GDP बढ़ाई होती, इन लोगों ने उसको एड्रेस किया होता है। इसका मतलब है कि आपको इसका फिक्र ही नहीं है। ये तो OECD की रिपोर्ट से, मेरी नहीं है। ठीक है। अब आप देखिए 2016 में जब सरकार ने कहा कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। सर उस पर ज़रूर हम आएंगे कि वर्तमान आय क्या और उस पर। मैं एक छोटा सा सवाल, अब जब मिनिमम गारंटी प्राइस के बाद MSP की जब बात आती है, आपके कई मंचों पर आपने MSP को फोकस करते हुए कई सारी बातें की। कई लोगों का ये मानना है सर MSP जो है वो 10%, हमारा जो खाद्यान्न होता है वो 10% अनाज, उस पर MSP की सारी बात आ रही है, और 10% लोगों के लिए ही MSP का प्रावधान है। बाकी जो 90% अनाज है, ग्रेन्स है, और 90% लोग हैं वो तो MSP लेते नहीं। तो झगड़ा केवल ये 10-10 का ही है। तो इसीलिए MSP कितना, कई लोग मानते हैं MSP पूरे देश भर के लिए ये कोई तर्क नहीं रखता, ये केवल कुछ राज्य इसको फोकस करके। सर ये जो पेंशन वाले बोल रहे हैं कि साहब हमें पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ये कितने % लोग हैं? आपने तो कभी नहीं बोला कि साहब इतने ही लोग हैं, इनका क्यों हम फिक्र करते हैं? दूसरी बात, ये जो कहा जाता है ये शांता कुमार कमेटी बनी थी, उसी के लोग हैं जो ये बात फैलाते हैं। मैं भी शांता कुमार कमेटी के सामने पेश हुआ था, मुझे बुलाया गया था। मैंने वहाँ कहा था
कि सर मेरा ये मानना है कि 30% हम अनाज प्रोक्योर करते हैं, गेहूं और धान, तो मेरे को लगता है कि 30% किसानों को फ़ायदा होता होगा। तो मुझे पूछा गया शांता कुमार जी द्वारा कि ये आपने कैसे कहा, ये फिगर कहाँ से आई कि 30% लोगों को? मैंने कहा जी क्योंकि छोटे किसान हैं हमारे, 1 एकड़ 1.5 एकड़ वाले, तो मैं सोचता हूँ कि नंबर लार्ज होगा तो 30% के आसपास ही होंगे। तो उन्होंने पूछा मेंबर से कि आप बताइए, तो किसी को नहीं पता था। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये अगले मीटिंग में जब आएंगे तो बताइए जाए। तब ये पता चला कि 6% किसानों को सारे देश में एमएसपी मिलता है। 6%? हाँ, सिर्फ 6%। इसका मतलब 94% जो किसान है बाजार पे डिपेंडेंट है। 6% को एमएसपी मिलता है, जो कि अधिकतर पंजाब हरियाणा में है, ये हम जानते हैं, है ना। तो यहीं से हमारा जो फूड सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम शुरू हुआ था शुरू में, तो उस पर फोकस था, इस पर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो 6% है, कुछ और स्टेट्स में भी होगा थोड़ी छोटी मोटी क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है ना, मिला के। तो उसमें ये कहा गया कि मैंने ये कहा था कि 94% जो किसान हैं वो उससे बाहर हैं, तो उनको भी हमें एक गारंटीड इनकम देने की ज़रूरत है, यानी गारंटीड एमएसपी देने की ज़रूरत है। तब ये बोला गया कि नहीं साहब, इसको डिसमिस ही कर दीजिए, 6% है, इनकी क्या ज़रूरत है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी कह रहे हैं कि साहब हमें न्यू पेंशन नहीं चाहिए, तो उनको डिसमिस ही कर दो, उनकी डिमांड को। क्यों आप वापस ओल्ड में जा रहे हो? उतना परसेंटेज तो है ही नहीं देश के उसमें, वो ठीक है कि नहीं। तो लेकिन ये बड़ा जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ तो आप अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे होते हैं। किसानों को मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे देश में एक कॉन्टेम्प्ट है किसानों के लिए, तो किसान को तो कोई देखना नहीं चाहता। वो धोती कुर्ते की बात कर रहे हो, इनका बस चले तो वो भी उतरवा दें इनसे। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जो आपने ये बात कही है कि साहब 6%, अब सरकार बता रही है हमें, पार्लियामेंट में लेटेस्ट फिगर ये है कि 14% किसानों को एमएसपी मिलता है, यानी 86% उसके रेंज से बाहर है। आप मुझे बताइए, अगर ये 14% किसानों को दाम अच्छा मिल रहा है और जो 86% हैं वो उनको मार्केट उससे भी अच्छा दाम दे रही हैं, तभी तो डिमांड होगी ना कि हमें एमएसपी नहीं चाहिए। क्या कारण है कि देश में सब किसान मांग रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट्स हैव फेल्ड। सीधी बात है, मार्केट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड फार्मर्स एन इनकम। मेरा भी ये मानना है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को भी हम मार्केट के हवाले कर दें, इसमें नुकसान क्या है? मेरा एक ही आपसे वो है जी, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात पर गौर करें, इस बात को जितना भी आप बिल्डअप कर सकते हैं, कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट, इनकी आप इनकम को भी, सैलरी को भी आप मार्केट से लिंक कर दीजिए। एक बार पता तो चले कि मार्केट्स क्या होती हैं। जब तक इनको नहीं पता चलेगा, यही गलत बात, ये गलत धारणा आपके अंदर डालते जाएंगे। और मैं मानता हूं कि मीडिया में इतनी हाई सैलरीज नहीं है कि मैं आपको भी बोलूँ आपकी उसमें आनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सोसाइटी का हिस्सा है, यही डिसाइड करता है और यही कंटेम्प्ट है ज़्यादा इनके अंदर किसानों के प्रति। इनको लिंक कर दीजिए इनकी सैलरीज, और मैं देखना चाहता हूँ साल के बाद ये क्या डिमांड करते हैं, कि वो सबके लिए बोलते हैं कि भाई मार्केट से लिंक कर दी जाए सबकी इनकम, और या ये बोलते हैं कि साहब इसको बंद करिए, ये मार्केट लिंक्ड आपने कर दिया है। लेट मी सी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होता है इस देश का। जहाँ इनकम की बात आती है, अपने कई बार हमारे यहाँ भी चलता है किसानों की आय दुगनी करना। सरकार ने 2022-23 तक ये कहा था हम दुगनी करेंगे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था 2016 में 1700 रुपये प्रति किसान की जो इनकम है, जो आमदनी है वो है। तो अगर देखें आज 2025 है, एक अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री उन्हें कराते, कितना मुनाफा या कितनी आय में बढ़ोतरी आप देखते हैं? पहली बात तो जो आपने ये बात कही कि 2016 में जब ये कहा गया था कि हम अगले 5 साल में इनकम डबल कर देंगे, तो यस, मेरे से पूछा गया था ये सवाल कि उनकी इनकम कितनी है। तो मैंने कहा था कि 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सरकार पेश करती है, बजट के 2 दिन पहले। मैंने कहा अभी का 2016 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि सब किसानों की 17 राज्यों में, 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच मीन्स रफली हाफ द कंट्री में जो उनकी आय है, एवरेज इनकम जो है फार्मिंग फैमिली की, वो 20,000 रुपये साल की है। साल की 20,000 रुपये? 20,000 रुपये, ये उस रिपोर्ट में लिखा है। मेरा कोई इसमें वो आप मतलब बोलें कि साहब मेरा बायस है उसमें तब मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। मैंने ये कहा था कि भाई अगर 20,000 रुपये साल की इनकम है तो इसका मतलब हुआ 1700 रुपये से कम में गुजारा कर रहे हैं हर महीने। मैं पंजाब में रहता हूँ, जो कि प्रोग्रेसिव स्टेट भी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। मैं यहाँ 1700 रुपये में गाय नहीं पाल सकता। आप उड़ीसा में पाल सकते हैं तो बता दीजिए। 150 से 200 रुपये एडल्ट गाय की खाने की कॉस्ट। मैं आपसे कह रहा हूँ, तो वो हम उसमें नहीं पाल सकते 1700 रुपये में गाय। आप ये सोचें परिवार कैसे जीवित रहता होगा। उसके बाद अगर सरकार ने वाकई 5 साल बाद इनकम डबल कर दी होगी, तो आज तो सारे देश में ढिंढोरा पिट रहा होता।
कि सामने हमने किसान की आय दुगनी कर दी है। ये अगर हो गया होता, कहीं उसके नज़दीक भी होता, सरकार ने तो बोल देना था, ठीक है कि नहीं, लेकिन नहीं हुआ। फिर लेटेस्ट जो स्टडी आई है वो आई है सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, वो सरकार की अपनी स्टडी है, वो 2019 के डाटा के ऊपर बेस्ड है। वो कहती है कि किसान की एवरेज इनकम 10,218 रुपये है महीने की, 5 लोगों की एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, 5 है, उसमें कोई दुकान भी कर रहा है, कोई मनरेगा में भी होगा, ये सब लोग होते हैं, एक एम्प्लॉय भी होता है गवर्नमेंट का होगा, ठीक है ना, उन सबको मिला के 10,218 रुपये महीने की परिवार की इनकम है। ये सारे देश का चित्रण है। ये कब की रिपोर्ट है सर? ये 2019 के डाटा के ऊपर बेस्ड है और ये 2021 में रिलीज हुई थी और उसके बाद रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो मैं तो लेटेस्ट सरकार के ही आंकड़े लेके चलूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट है। अब मजे की देखिए, उसी रिपोर्ट का अध्ययन किया गया, उसमें ये बताया गया कि सिर्फ खेती से, ठीक है, खेती से एक परिवार को कितनी इनकम होती है, उसमें बताया गया था 27 रुपये प्रतिदिन इनकम है। 27 रुपये प्रतिदिन खेती से इनकम है। और जितने भी लोग बोलते हैं ना कि साहब हमने ये टेक्नोलॉजी लाई, ये FPO आ गया, ये स्टार्टअप आ गया, इनकम बढ़ गई है, 27 रुपये से इनकम बढ़ा के दिखाओ मुझे, जिस ढांचे में हम चल रहे हैं, जिस इकोनॉमिक डिज़ाइन में हम चल रहे हैं। 27 रुपये सिर्फ खेती से, नॉन फार्म इनकम नहीं जोड़ रहे हम, सिर्फ खेती से 27 रुपये इनकम। आप मुझे बताइए अब कि रोशनी होना चाहिए हम में, गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर किसान को है ना मजबूरी है, ठीक है मरने दो उसको। ये सोच हमारे क्यों है अंदर? मैं चाहता हूँ हर देश का जो सिटीज़न है वो खड़ा हो इस बात पे कि साहब हमारे किसानों को 27 रुपये मिलती है पर डे इनकम उनकी। और ये मेरा आंकलन फिर भी नहीं है, ये तो अखबारों का है, जब उस समय उन्होंने किया उसका, जब वो करते हैं उसको डिसाइफर किया गया। बताइए ज़रा। तो अब अगर आप मुझे बताइए कि अगर 27 रुपये बहुत बड़ा हमारा चंक है इनकम का, तो मुझे नहीं पता भारत में इनकम क्या होनी चाहिए सब लोगों की। अगर 27 रुपये पे हम खुश हैं कि किसान खुश है इससे, उनको लगता है, तो आप मुझे बताइए शहर के लोगों को 2.5 लाख क्यों मिलते हैं? मैं हर बार कहता हूँ कि मेरा या हमारा किसान जो है देश का, वो तो आलू फेंक के अपना बेचारा आत्महत्या कर रहा होता है, या कुछ अपना दुख जो रो रहा होगा, या जो भी होगा, डिस्ट्रेस में तो आ ही गया ना वो। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, आपको 50% पेंशन मिलती है। मैं देखता हूँ ये जो गोल्फ कोर्सेज हैं, इनका नंबर बढ़ता जाता है। ये तो नहीं कि किसान को गोल्फ नहीं खेलनी आती, सिर्फ यही है ना, उसको भी उस तरीके की इनकम दे दीजिए, वो भी गोल्फ खेलेगा जाके। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए, आप मुझे बताइए। जब आप 16 लाख करोड़ रुपए कंपनियों का पिछले 11 साल में माफ़ कर सकते हैं, और वो भी हम जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी रिलायंस की जो है, उसमें से एक जो अंबानी, छोटे अंबानी की जो कंपनी है, उसमें से 49,000 करोड़ का उसका लोन था, जिसमें से 465 करोड़ तो रख दिया गया, ले लिया गया, और बाकी 48,000 करोड़ वो हेयर कट हो गया। आप समझे? और किसान को क्या होता है, उसका 1 लाख रुपया भी हो तो आप उसको जेल में डाल देते हैं। कर्ज माफी को लेकर मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ, पहले कर्ज माफी पे। उसका तो उसके किसी ने बात की, किसी मीडिया में आया कि 48,000 करोड़ रुपया उसका माफ़ कर दिया गया? आप मुझे बताइए किस मीडिया की हम बात करते हैं? क्यों, क्या हम लोगों को नहीं पता दिखता कि 48,000 करोड़ रुपये सर मुझे दीजिए, पंजाब को तो मैं उठा देता हूँ। मुश्किल है ही नहीं है। पंजाब की जो डेवलपमेंट है इसलिए नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप लगाइए रिसोर्सेज, 48,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता साहब। आप 1 लाख अगर किसान का रह जाता है कहीं लोन, तो आप उसको डाल देते हैं जेल के अंदर, और बहुत सारे लोग जेल में मरे हैं। आप बताइए, कोई इसको बात कर रहा है? एक सर लॉ है, बड़ा पुराना लॉ हो गया है, अंग्रेज़ों के टाइम का था, उसमें ये तहसीलदार के पास पावर है कि अगर आप इसका एक वो नहीं देते ना, एक किश्त नहीं देते हैं, आप वापस नहीं कर पाते हैं, तो वो जेल में ठोक सकता है आपको। मैं तो चाहूँगा कि अमीर लोगों के लिए भी ये हो। क्यों नहीं होता कि भारत के जो अमीर हैं वो भाग जाते हैं लेकिन जेल में नहीं जाते, जो डिफ़ॉल्ट करते हैं? क्यों नहीं होता? अब हमारे और सोच लीजिए, ये यहीं तक सीमित नहीं है, इकोनॉमिक सोच भी कहती है। वो कहते हैं कि साहब अगर किसान ने कर्जा माफ़ नहीं रीपे नहीं किया, उसका जो कर्जा माफ़ी की बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि साहब इससे बैलेंस शीट बदल जाए, उल्टी पुल्टी हो जाएगी नेशनल की, यही है ना, उल्टी हो जाएगी बैलेंस शीट, ये क्रेडिट स्कोर भी, उसका क्रेडिट स्कोर नीचे, और मॉरल हैजर्ड है, ये सब बातें होती हैं। सब एक हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे देश के पुराने, उन्होंने ये कहा है कि जब कॉर्पोरेट का कर्जा हम माफ़ करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। आप लोगों ने कभी सवाल पूछा ही नहीं उससे। आप मुझे बताइए, किसान भी उसी बैंक से लोन लेता है, कॉर्पोरेट भी उसी बैंक से लोन लेता है। एक नहीं रीपे करता है तो उसको तो जेल हो जाती है, दूसरा नहीं रीपे करता है तो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगी है। वाह, क्या इकोनॉमिक मॉडल है साहब ये।
आप मुझे बताइए, कभी किसी ने सवाल किया इसके ऊपर? और फिर कहते हैं कि साहब किसान को जो है गारंटीड इनकम नहीं मिलनी चाहिए। सबको तकलीफ यही है कि उनको नहीं मिल रही, उनको डर ये है कि कहीं ये ना हो कि हमारी भी तनख्वाह कट जाए उनको देने में। ये चक्कर है सबके पास, और कोई दुख नहीं है किसी को। अपनी तनख्वाह का डर है कि मेरे में से ना कहीं कट लग जाए मेरे उस पर। यह है कारण। ऐसा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस ये पॉपुलेशन जो है 50% या 46% है, जिस दिन इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सब ये क्या करेंगे? मार्केट में खर्चेंगे। मार्केट में खर्चेंगे तो आप जानते हैं कि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट दौड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? यही है ना इकोनॉमिक ढांचा। तो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट दौड़ेंगे। आप ये सोचो कि जिस दिन 50% पॉपुलेशन के पास ज़्यादा पैसा हाथ में आएगा तो हमारी जो ग्रोथ है, जीडीपी जिसकी हम बात करते हैं या हम इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल की बात करते हैं, अभी तो हम 6-7% पे लटके पड़े हैं ना। कभी कहते हैं 10 हो गया, कभी कहते हैं 8 हो गया, कभी कहते हैं 4 हो गया। ये सब बातें हो रही है, पर 6-7% पे चलिए हम मान लेते हैं। मेरा मानना है कि साहब आप ये जीडीपी को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आप एक काम करिए, किसानों को 23 की 23 फसलों पे कानूनी अधिकार दे दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ठीक है, आप दे दीजिए। आप देखेंगे कि डिमांड, रूरल डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो डबल डिजिट में पहले ही साल आ जाएगी। अब आपको तकलीफ है इससे? किसी को तकलीफ है इस देश में कि वो किसानों की उससे अधिक आय आने से उनके हाथ में उनकी जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि साहब अभी 8वां वेतन आयोग आएगा अगले साल से। तो ये कहा जा रहा है कि साहब ये 7वां वेतन आयोग जो पीछे था, ये इट वाज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। यानी मतलब है कि भाई पैसा खर्चेंगे वो लोग, पैसा खर्चेंगे, जो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, पैसा खर्चेंगे तो उससे डिमांड क्रिएट होगी। और जैसे मैंने पहले कहा, वो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट जो आपके दौड़ते हैं, वो गति कम होगी लेकिन दौड़ेंगे, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जिस दिन आपने किसानों को ये गारंटीड प्राइस दे दिया तो ये तो रॉकेट डोज से हमारी जो ग्रोथ के हो गया वो रॉकेट डोज हो जाएगा। सर मुझे नहीं पता, आप करेक्शन करिएगा, 1.8 लाख करोड़ रुपए 8वें वेतन आयोग के बाद सरकार के लागू होने के बाद सरकार पर नहीं, मैं करेक्ट करता हूँ। कितना है सर? मैं करेक्ट करता हूँ। उस समय भी मैंने ये कहा था, जब ये 7वां वेतन आयोग आया था तो उन्होंने कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, पेंशनर्स और वो ठीक है। तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का ऐसा कुछ बजट था, उसका प्रावधान किया गया था अरुण जेटली जी द्वारा। मैंने ये कहा था कि जब ये सारे देश में, जब ये 7वां वेतन आयोग फैल जाएगा पीएसयूज़ में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, सब जगह जाएगा ही ना वो, तो तब उसके बाद क्रेडिट स्विस की एक स्टडी मैंने कोट की थी, वो कहती है कि 4,50,000 से लेकर 4,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा, सरकार बोझ होगा सरकार के ऊपर। कभी किसने बोला पैसा कहाँ से आएगा? जिन्होंने बोलना वो उन्हीं को तो बेनिफिट हो रहा था, तो वो चुप रहे। और 4,50,000 करोड़ रुपए भी अगर हर साल एडिशनल बर्डन हुआ है, किसी ने नहीं सवाल पूछा। किसान का अगर 2 लाख करोड़ रुपए भी आ जाता है, देखो देश में क्या होता है। अरे सर ये तो देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी, अरे सर इसको वेव दी वेवर, ये वेवर होने नहीं चाहिए, ये सब बातें होती हैं। कॉर्पोरेट कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है यार नौकरी तो वहीं जाके करनी है मुझे। आप समझे कि नहीं समझे? खेती करने वाले तो बेचारे होते ही नहीं है, कम होते हैं लोग जो हैं, वो तो आप निकालने में लगे हुए हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि इकोनॉमिक ढांचा कैसे है। तभी दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी इस गति से बढ़ रही है कि हमें शर्म आती है अब कि ऊपर का जो टॉप 1% है उसकी इनकम देखिए और नीचे के 50% की आप इनकम देखिए। ये इकोनॉमिक डिज़ाइन का हिस्सा है, ये उसका रिजल्ट है इकोनॉमिक डिज़ाइन। मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमिक्स जो आज हम दुनिया में बात कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब नाउ इज़ अ टाइम फॉर न्यू इकोनॉमिक्स। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि उसको ठीक करने के लिए। लेट्स ऑल डू इट, जॉइन हैंड्स। हमारे पास भी कुछ समझ होगी। लेट्स ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड कम आउट विद दिस न्यू मॉडल। क्या होना चाहिए? पिछले मॉडल का तो आपके सामने आ गया। वर्तमान समय में जो किसानों को सब्सिडी खाद के नाम पे और बाकी चीज़ों में मिलती है, आपके हिसाब से कोई सुधार की आवश्यकता है इसमें? सबसे बड़ी सब्सिडी तो वेतन आयोग है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। और जितनी कॉर्पोरेट को सब्सिडी मिलती है वो और भी उससे ज़्यादा है। उसमें क्या तरीका है? देखिए बड़ा सिंपल है। किसान को हम सब्सिडी देते हैं, गरीब आदमी को भी सब्सिडी देते हैं। हमारे माइंड में ये डाल दिया गया कि डेमोनाइज कर दिया गया कि ये पैसा व्यर्थ गया, ये नाली में गया, इसका कोई उपयोग नहीं, यही हम मानते हैं। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट को देते हैं ये पैसा तो हम सब्सिडी नहीं कहते, तब उनको इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं। और ये समाज कमाल का है, इस समाज की बात मैं करूं कि वो किसान को पैसा देते हैं तो सब्सिडी है, लेकिन जब अमीर आदमी को सब्सिडी देते हैं आप, वो बेसिकली सब्सिडी है। प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहा ये कि जो इंसेंटिव फॉर ग्रोथ है बेसिकली वो सब्सिडी है।
ठीक है, वो जो सब्सिडी है उसको तो हम बड़े पूछते हैं जो उनको मिलती है एज इंसेंटिव ऑफ ग्रोथ करके, लेकिन मेरा मानना है कि हम सब्सिडी के शब्द को अब हमें निकाल देना चाहिए। अपनी जो हमारी सोच है या हमारी इकोनॉमिक्स है या हमारी जो सोच है उससे निकाल देना चाहिए। अब हमें चाहे गरीब आदमी को मिले चाहे अमीर आदमी को मिले, सबको इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहना चाहिए। तभी हमें समझ आएगा कि अमीर आदमी को कोई ग्रोथ के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उसको सब्सिडी मिलती है, और इतनी भयंकर सब्सिडी मिलती है सर, मैं आपको बता दूं कि वो जो सब्सिडी है अगर आप उसको ऐड अप कर लीजिए ना, तो सारे देश की जो आप देखते हैं आज क्राइसिस है रिसोर्स की नहीं होने के करके, वो सारा एड्रेस हो जाता है। आप मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आता कि चंडीगढ़ में आप आए हैं, अगर आप कभी एक IT कंपनी के उसमें चले जाएं, सर उनको 50 एकड़ दिया गया है, 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर। आप बताइए, ये सब्सिडी नहीं है? बिल्कुल। हाँ जी, आप बताइए 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर। कौन है सज्जन जो ये कहे कि जो रिक्शा वाला है या रेडी वाले को तो जब आप ज़मीन देते हैं छोटी सी, या कभी दी भी नहीं होगी पहली बात, तब तो हम कहते हैं कि मार्केट प्राइस लगेगा, और जब ये बड़ी कंपनियां लेती हैं तो आप उसको 1 रुपये लगाते हैं। नैनो कार का ले लीजिए, नैनो कार जब गुजरात में आई है तो उसको सरकार ने, गुजरात सरकार ने 520 करोड़ रुपए का उसको कर्जा दिया, ठीक है। उसका रेट ऑफ रिटर्न पता है आपको कितना है सर? 0.1%, टू बी रिटर्न्ड इन 20 ईयर्स। अनुदान ही हो गया ना। और गरीब महिला जो है उसने बकरी खरीदनी है अगर, है ना, उसको पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, बकरी खरीदना चाहती है, उसको आप ये MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बड़ा आजकल उसकी प्रशंसा की जाती है, साहब ये तो बहुत कमाल हो गया, इसने कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी है। अमीर आदमी की कभी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करने की जरूरत होती है ना, ये सिर्फ गरीब आदमी करने की होती है। अब सुनिए उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब इसको MFI का लोन मिलेगा, 10,000 8,000 की बकरी आती है ना, उसने MFI का लोन ले लिया, सब उसका 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करती है, और वीकली इंटरवल्स में वो पैसा वापस करती है, जो कि तकरीबन 60% पे आ जाता है इफेक्टिवली। वो तो कैपेसिटी बिल्डिंग है। टाटास को आपने 0.1% पे दी, किसी ने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है इस देश में? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप उसी महिला को, जो गरीब महिला जिसने बकरी ली है, उसको भी 0.1% तो चलो आप नहीं देते, वो तो स्पेशल कैटेगरी होगी ना उनके लिए, आप 1% पे दे देते उसको, ये जो लोन देना था आपने, सर वो साल के अंत में नैनो कार चलाती। समझ गए आप? ये जो हमारा एक इकोनॉमिक डिज़ाइन है, इट सक्स इनकम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ये ट्रिकल डाउन नहीं है, रियलिटी में नीचे से इनकम सक की जाती है और ऊपर जाती है। तभी आपने देखा कि ऊपर आपको छूट मिलती हैं, नीचे आपको सारा बोझ आपको सहना पड़ता है। ये सबको होता है, आपको भी है, मेरे को भी है, हर लेवल पे है, हम हमारे नीचे लेवल पे भी है, सब जगह है। पर बहुत सारी योजनाएं सर एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, बहुत सारी हर साल नई नई योजनाएं हैं, चाहे पशुपालन को लेकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, NLM है, चारे को लेकर है, छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए, सब सारी योजनाएं हम एग्रीकल्चर में भी देखते हैं। इससे कितना भला होता है किसान? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और ये मुझे कई बार पूछा जाता है कि साहब आप तो कहते हैं कि खेती का बुरा हाल है, यहाँ तो नई नई स्कीम आती जाती हैं। जो OECD है वो तो इन सब का आंकलन करती है कि कितनी स्कीम्स आई, कितना फ़ायदा हुआ किसानों को, सारा वो देखती है। प्रोड्यूसर को कितनी सपोर्ट, यही तो स्टडी है वो। हाँ जी, वो ये कह रही है कि भारत का किसान जो है वो लोएस्ट है सारी लिस्ट में, सबसे नीचे पैदान पे भारत का किसान खड़ा है, जो कि -20 के आसपास वो घाटा सहता है। ठीक है, ये तो OECD की रिपोर्ट कह रही है। मुझे तो वो जो आप कह रहे हो कि मैं सब स्कीमों को जोड़ूं, OECD ने तो पहले ही कर दिया। वो तो जोड़ के बता रहे हैं ना आपको कि भाई अभी उनको 2024 की स्टडी आई है, 2024 की स्टडी बताती है इतना हमारा जो ये हमने किया ना, आयात निर्यात को हम रोकते हैं, है ना, उसका बताती है आपको कि इतना घाटा तो कभी भारत में हुआ ही नहीं किसानों को। वो नहीं हम देखते, हम ये देखते हैं ये स्कीम आ गई, क्योंकि हमारी सोच ही वहाँ तक है। हमने अखबार में हेडलाइन पढ़ ली, कहा जी किसान का बहुत भला हो गया। ये नहीं जानता कि वो उसका, जब हम पहले बात कर रहे थे कि वो 2016 में 20,000 रुपये साल की इनकम पे रहता है, अरे यार ये 5-6 हज़ार मिल भी गया उसको, तो क्या सोचते हैं कि वो तो महल खड़ा कर देगा कल? क्यों हमारी मानसिकता में ये कमी है? आपको एम्प्लॉयज़ को मिल जाती हैं DA, कभी आपने पूछा? हर 6 महीने बाद DA मिलता है। कहीं प्राइसेस गिरे भी ना गिरे, इन्फ्लेशन बढ़े ना बढ़े, उनको तो DA मिलता ही है। देश में कोविड आ जाए तब भी उनको DA मिलता है। हमें तो बोला जाता है कि साहब आपने उस पर करिए, कंट्रोल करिए, उनको तो नहीं किसने बोला, सबको मिलता गया। मेरा सबमिशन यही है कि क्या कारण है कि सिर्फ किसानों के लिए सब हमें समझ आता है कि सब ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, तब तो हम उसके लिए सब ये करते हैं। बाकी जो पैम्पर्ड लोग हैं उनके लिए तो हम नहीं करते।
सर ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स जब आती है, एक बहुत नॉर्मल सवाल ही आता है, सरकार विरोधी ये सब बातें होती है, सरकार विरोधी, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसा मन में एक सामान्य प्रश्न आता है। इसको लेकर के अब क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, जब भी कोई आदमी खड़ा होगा और सवाल करेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, उसको भी आजकल बड़ा फैशनेबल हो गया कि आप उसको जोड़ दीजिए जो सरकार की आजकल की पॉलिटी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, जो उसमें वो मुझे भी बहुत बारी बोला गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप एंटी डेवलपमेंट हैं। ये तो सिंपल सा तरीका है आजकल करने का। अब एक नया भी प्रावधान आने वाला है महाराष्ट्र में, अर्बन नक्सल। आप एक और क्लास ले आए हैं, आप कहते हैं कि जो सवाल करेगा वो अब अर्बन नक्सलाइट हो जाएगा। अल्टीमेटली यही होगा ना। अभी तो जो मर्जी कहें, वो अल्टीमेटली यही होगा कि अगर देवेंद्र शर्मा ने सवाल कर दिया कि भाई किसान जो है वो क्यों मर रहा है या क्यों सुसाइड हो रही है, महाराष्ट्र में इस 6 महीने में 550 सुसाइड हो चुकी हैं। एक ही ज़िले में जो महाराष्ट्र में है, विदर्भा का जो रीजन है, और उसमें 550 सुसाइड हो चुकी हैं। इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीने में। ठीक है, अगर मैंने ये सवाल उठा दिया तो मेरे को भी अर्बन नक्सल कहा जा सकता है कि मैंने किस गरीब किसान की बात क्यों की। हो सकता है आपकी बारी आ जाए कि साहब आपने देवेंद्र शर्मा की इंटरव्यू क्यों की जहाँ पर उसने बोला कि 550 किसान जो हैं आत्महत्या कर चुके हैं। ये रिपोर्ट्स है, ठीक है कि नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देखो क्या कारण है कि महाराष्ट्र में हर रोज़ 7 से 8 किसान आत्महत्या करते हैं। कहीं बात होती है, मैंने देखा कॉर्पोरेट वाले क्यों नहीं करते इतना घाटा सहने के बाद भी। ये जिनके 45,000 48,000 करोड़ रुपए की माफ़ी हुई है, ये तो नहीं कभी बात करते कि मेरा भी सुसाइड करने को दिल कर रहा है, आजकल इतना मेरा हाल बुरा है। कभी सुना आपने? नहीं। फिर तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप उनको बढ़ाते जाइए, देते रहिए और सोचिए कि साहब इनोवेशन हो रही है। कोई इनोवेशन नहीं हो रही है, इट्स ऑल रेंट सीकिंग। ये रेंट सीकिंग है, हमें नहीं पता चलता कि हुआ क्या है। दे आर ऑल रेंट सीकर्स, और हम उनको दाद देते हैं कि साहब देश की इकॉनमी बढ़ गई। देश की इकॉनमी रियल टर्म्स में तभी बढ़ेगी जब 50% पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगी। ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल। जिस देश के पास 50% लोग भूख से त्रस्त हों, उनकी आप क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो? 50% की कैसे नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कॉल बिल्कुल अच्छी दी है कि भाई सबका साथ सबका विकास। वो उसके लिए शायद जो अप्रोच करनी चाहिए वो अभी हमारे देश में नज़र नहीं मुझे आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ये देख पाएँ, समझ पाएँ और उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जिस देश की इकॉनमी ग्राउंड लेवल की जो इकॉनमी है, ये ग्रास रूट इकॉनमी है, जब वो ऊपर आती है ना, तो जो दूसरी इकॉनमी है ना मैक्रो, वो भी दौड़ती है साहब। क्योंकि अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, क्या चीज़ खरीदेंगे आप बताइए। अभी आ ही रहा ना देश में कि सिर्फ 7% लोगों के पास कारें हैं। आप तंग हैं कारों से, लेकिन सिर्फ 7% लोगों के पास कारें हैं आज देश में। और उसने हमारा सब ने नाक में दम किया हुआ है। किसी भी शहर में जाइए, जगह नहीं आपको रुकने के लिए, पार्किंग के लिए, ट्रैफिक में, हम सब देख रहे हैं, है ना। लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जितनी जब आप कार खरीदते हैं तो इकोनॉमिक जीडीपी में बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है ना। मेरा मान लिया कि ये भी सब हो गया। 7% लोग जो हैं अगर देश की सारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, या जिसमें साइकिलेबल जो कहते हैं हम रिसोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, जितना भी 10% में से ये हिस्सा होगा। अब मज़े की बात ये देखिए कि ये जो 7% से हम कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बूम कर रही है, मेरा सिर्फ ये सबमिशन है कि अगर हम इसको ये ना प्रयास करें, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो कहती हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है ना साल के अंत में, तो आप कार लेने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कुछ सरप्लस मनी होती है ना जो सर्कुलेट करती है। अब जो लोग आज 30-30 लाख, 40-40 लाख या 1 करोड़ की जो गाड़ियां ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं ना, स्पेयर करने को हैं। अब तो सरकार ने और भी कर दिया कि 10 साल की अगर आपकी डीजल की है तो वो उसमें चली जाएगी, है ना, और 15 साल दूसरी कार है तो वो उसमें चली जाएगी, है ना। उसको आपको चेंज करना पड़ेगा या उसको फेंकना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब तो कार की भी कीमत, लाइफ है वो कम हो गई है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना, है ना जी। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास वो रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है, होने हैं तो अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये छोटी कारें जो हैं ये हमारे किसान क्यों नहीं खरीद सकते। मुझे नहीं डर कि आप उसको क्या बोलेंगे बाद में कि साहब ये किसान नहीं है, ये मॉडर्न किसान है, या पता नहीं सुपर किसान है, जो भी आप बोलिए, लेकिन क्यों नहीं वो गाड़ी खरीद सकते। तो उतनी इनकम तो दे दीजिए, तभी खरीदेंगे ना। अध्ययन आपके सामने। तो इनकम देने में हमें क्यों शर्म आती है कि हमें ही मिले इनकम, उनको ना मिले। यही प्रयास है ना। तो फिर बताइए आप, किसका दोष है? किसान का दोष नहीं है। मैंने शुरू में जो आपसे बात कही थी और अंत भी मैं वहीं करना चाहता हूँ कि खेती के जो कारण है क्राइसिस के, वो खेत के अंदर नहीं है, वो खेत के बाहर है।
सर जीडीपी की जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ भारत में शुरुआत से एक ऐसी परंपरा की थी, जीडीपी जब हम खरीदारी करते हैं तो आता है गिनती। एक गांव का किसान, आज भी हम पंजाब हरियाणा की बात नहीं करें, छत्तीसगढ़ की, बंगाल की, उड़ीसा की, सामान्य किसान सुबह ब्रश करता है तो वो टूथपेस्ट नहीं लगाता, आज भी नीम का दातुन तोड़ के ब्रश करता है। उसके घर पे बनने वाली सब्जी वो उसके खेत के पीछे किचन गार्डन से आती है, वो कहीं जीडीपी में नहीं जुड़ती है। वो ऐसे ऐसे उपाय करता है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं खरीदारी से। वो एक ऐसी व्यवस्था थी जो अपने आप में बहुत संपूरक थी, जो सही थी। ये बिगड़ करके ये जो मॉडर्नाइजेशन हम जिसको कह सकते हैं या बाजारीकरण खेती का जो हुआ, ये इसका बहुत बड़ा कारण आपको लगता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये हमें समझना है कि ये जब से हमने सरप्लस पैदा करना शुरू किया, जब ये पहली बार सोच आई है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्योंकि वो कंपनियों को फ़ायदा होता था, उनको वो चाहिए सरप्लस, तो इसलिए हमने किसानों को ये कहा जो आप कह रहे हैं। मैं उसका भी एक छोटा सा कर दूं, आपने जो मुझे बताने का, जो आप पूछने का प्रयास कर रहे हैं, मैं अभी पीछे हाल में यूरोप में था, तो मैंने बेल्जियम में किसानों के साथ था बैठा, वो उनके गांव में। तब मुझे पता चला कि उनके जो यंगर बच्चे थे घर में, उनकी शादियां नहीं हुई। शादी नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा, यार आपके यहाँ कोई ये रिवाज हो गया कि भाई जितने भी गांव में मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भी आपके बच्चों की शादी होगी? कहते जी नहीं हुई या नहीं चली, जो भी है ना। तो क्या कारण है? तो मुझे उस बुजुर्ग ने कहा, जो 90+ थे, उन्होंने कहा कि जब से ये सरप्लस पैदा करने की हमें आदत डाल दी गई है, तब से हमारे सारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो टूट गया है। अब देखिए मज़े की बात, उन्होंने कहा कि अगर आपने वाकई ही देखना है कि कहाँ पर यंग किसानों की शादी नहीं हो रही है, मैंने सोचा हरियाणा में नहीं हो रही है, मैंने सोचा केरला में नहीं हो रही है, महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। ये खबरें मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ, मुझे लगा कि भारत में शायद ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। पर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि साहब आप फ्रांस जा रहे हो ना? मैं कहा हाँ जी, अगला मेरा स्टॉप फ्रांस में। कहता वहाँ ज़रा देखिए आप जाके। तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ तो मुझे जितने घर मैंने विजिट किए, मैंने ये नहीं मैं कह रहा 100% किए, पर जितने भी घर मैंने, उसमें यंगर लोगों की शादी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, इक्का दुक्का कोई होंगे, लेकिन बाई एंड लार्ज नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ एक टीवी शो आता है, उसका नाम है लव इन द फील्ड। लव इन द फील्ड। लव इन द फील्ड। वो क्या करता है कि हफ्ते में एक बार शो है, उस शो में रियलिटी शो, उसमें वो लड़के लड़कियों को स्टूडियो में ले आते हैं, फिर उनको एनकरेज करते हैं कि जाके आप गाँव में रहो इनके साथ। फिर उनका प्रयास है कि भाई शायद उसमें कुछ शादियां कर लें। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में इतने जाने माने जो फिल्म स्टार हैं, अपने सलमान खान, उनको भी शायद अगर कहीं एक ख्याल आ जाए कि ये क्या करते रहते हैं, ये जो उनका शो आता है, क्या कहते हैं उसको आप? बिग बॉस। बिग बॉस। अरे इससे क्या होगा, आप शादियां ही करा दो। हमारे देश में जो लड़के हैं, बच्चे हुए, आप ऐसे लव इन द फील्ड एक इंडिया में शो कर दो, और कम से कम कुछ लोगों की शादियां तो हो जाए। मैं अभी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, मेरा जो ड्राइवर था, जो ड्राइव कर रहा था, उसने कहा साहब मेरे घर, मुझे अपने घर ले गया। घर बड़ा सुंदर घर था, खेती भी थी और गाड़ी भी चला रहा था। कहता साहब मेरे को कम से कम 15 लड़कियाँ रिजेक्ट कर गई हैं। इसलिए कर गई हैं क्योंकि मैं किसान हूँ। ये मैं वहाँ की बात अकेले की नहीं है, सारे देश में आप चले जाएं तो ये हाल हो रहा है। मेरा सिर्फ आपसे कहने का ये था कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर टूटे हैं, कम से कम मुझे लगता है कि ये जो शादियां नहीं हो रही लोगों की, ये बहुत बड़ा एक अभी सोशल फैक्टर बन के उभरेगा, ठीक है ना। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम क्यों नहीं उसी परंपरा को वापस लेके जाते हैं, जब वहाँ पर किसान भी खुश था, किसान के बच्चे भी खुश थे, और सारा समाज भी खुश था। उस ज़माने की आप किसी से बात कर लीजिए, जब मैं अपने पिताजी से बात भी करता था, वो भी यही कहते थे कि हम तो खुशहाल थे। अब क्या हो गया खुशहाली को, ठीक है कि नहीं। मेरा सबमिशन आपसे यही है, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साहब ये जो हमने इसमें डाला है ना कि इस दौड़ में कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, उससे निकलें। हम ये देखें कि हमारा जो अपना फैमिली का जो भी निर्वाचन कैसे होगा, आप घर ही में सब चीज़ें लगाओ। यही तो पैटर्न था पहले, अब भी हम यही डिमांड कर रहे हैं। लोग यही कर रहे हैं आजकल कि जहाँ जाओ कि साहब पहले तो हमारे को नमक छोड़ के हम सब कुछ घर में उगाते थे, यही बोलते हैं ना लोग। अब बताइए, अब वो क्यों नहीं आ सकता? अब तो हम नमक भी लेंगे, लाइन में लगे होते हैं। मेरा सबमिशन ये है कहने का कि भाई ये चीज़ें करने की जरूरत, ये सुधार है जिसकी तरफ हमें चलना चाहिए, और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि जस्ट पहले होता था इसलिए अब नहीं होना चाहिए। योग तो पहले भी होता था, अब भी तो हम खुश हैं उसको करके। तो हमें सीखना है, जो चीज़ अच्छी है उसको लेके हम उसको मल्टीप्लाई करें, एंड लेट अस रीबिल्ड दी सोसाइटी। सर एक कोई शेर था, मुझे उसका नाम नहीं याद है उनका एक बहुत अच्छा शेर था। वो कहते हैं, ये जो राशन की दुकान पे लाइन लगा रहा हूँ, कुछ और नहीं अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पा रहा हूँ।
बिल्कुल ठीक है। सर, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस पर आपके विचार क्या है? देखिए साहब, दो तरीके से इसको एड्रेस किया जा रहा है आजकल। एक तो है कि भाई पीडीएस को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, उसमें लीकेजेस को कम किया जाए। दूसरी एक सोच हमारे यहाँ डेलिबरेटली डाली जा रही है, वो ये कि सब नहीं, इनको फूड कूपन्स दीजिए। पीडीएस में अब इनको अनाज देने की जरूरत नहीं है, फूड कूपन दीजिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है, वहाँ पर फूड कूपन्स का सिस्टम है। वो ये चाहते हैं कि भारत में पीडीएस अगर ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली एफसीआई भी ख़त्म हो जाएगी, तो प्रोक्योरमेंट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो वो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम आप लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसको SNAP कहते हैं वहाँ पर अमेरिका में। हाँ जी, तो उस SNAP प्रोग्राम की अभी थोड़ी कटौती भी हुई है, हंगामा भी होता है, लेकिन आज तक कि मुझे ये बता दीजिए कि उसमें से कितने सालों से वो प्रोग्राम चल रहा है, कितने % लोग हैं जो उस गरीबी रेखा से, उस भूख की रेखा से ऊपर उठ गए हैं? कोई बताया तो सही, जिनके पास SNAP मिलता है। मैं भी जानता हूँ, मेरे मित्र हैं जो वहाँ पर शॉप्स लगाते हैं, भारत के बहुत सारे लोग तो वहाँ पर ये करते हैं ना, दुकानें लगाते हैं। तो उसमें मैं जानता हूँ, वो कहते हैं जी हमारे पास कूपन, ये मैं सोचो करप्शन वानी होती है, वो कहते हैं जी कूपन देने आता है आदमी, वो कहता है जी मुझे कोका कोला दे दो, तो ये रख लेते हैं, कोका कोला दे देते हैं। आप यहाँ पर क्या शोर कर रहे हैं कि साहब हमारे इस ट्रेड ने बीच में जितने भी हैं ये लोग, इन्होंने इतना % कम किया। ये तो हमारे देश में किसी भी चीज़ में देख लेंगे, करप्शन तो है ही है। मैं उसको कहता हूँ कि यस, उसको कंट्रोल करिए, उसको मिनिमाइज़ करिए, लेकिन ये जो सिस्टम तोड़ देना मतलब है कि आपका प्रोक्योरमेंट का सिस्टम भी टूट जाएगा। जिस दिन प्रोक्योरमेंट टूट गया, आपने मार्केट के हवाले उसको छोड़ दिया, तो आपका किसान जो है, जो अब भी बेचारा थोड़ा सा, जिसको सरकार प्रोक्योर कर लेती है तो उसको कुछ इनकम मिल जाती होगी, वो भी बिल्कुल उस निचले लेवल पे आ जाएगा। खेती की जब बात करते हैं तो वो बिना पशुपालन के सर अधूरा है, और हम देखते हैं स्टडीज़ के आधार पर गेहूँ, धान, इवन कुछ और भी जो हम सीरियल्स की बात करें, उन सब को मिला कर के दूध का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत होता है। भारत नंबर 1 दुनिया का देश भी है। पशुपालन के हिसाब से जो ग्रोथ होनी चाहिए, या पशुपालक को जो लाभ मिलना चाहिए, दूध के दाम या बढ़ती हुई जो फीड की कॉस्ट है, इसको लेकर के अर्थशास्त्र क्या कहता है? हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब उसकी जो आपने कहा ना, फीड को देख के, कॉस्ट को देख के, और फिर आप उसका अगर व्याकरण करें, देखें उसमें सारा, तो हमारे एक मैं रिसर्चर को जानता हूँ जिसने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी होती है प्लस जो प्राइस मिलता है, उसमें मात्र 4 रुपए का अंतर होता है अभी वर्तमान में। अब वो किसान क्या करे? अगर वो 4 रुपये भी छोड़ दे तो उससे भी वंचित हो जाता है। तो वो तो जिसमें दौड़ में उसको ज़्यादा मिलेगा तो उसमें भागेगा, है ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि हम फैट के उस पे ही मात्रा के ऊपर आज तक हम चलते जा रहे हैं कि इससे प्राइस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि किसी अंग्रेज ने कर दिया, आप उसी को रिपीट करते जाते हो। मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं हम ये कर सकते कि उसको भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले? क्यों नहीं हो सकता? हम देखें कि उसकी टोटल कितनी बनती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए वो हम दें। अब देखिए ना, हिमाचल ने किया है। हिमाचल ने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिक दूध के ऊपर, ऑर्गेनिक जिसमें गाय का भी और भैंस का भी अलग अलग रखा है, उन्होंने उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया कि 50 रुपये गाय का होगा, 60 रुपये भैंस का होगा, ये उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने गेहूँ जो ऑर्गेनिक है, मेज़ ऑर्गेनिक है, इस पर भी कर दिया उन्होंने करना। तो इसमें क्या दिक्कत है? सब खुश हैं। मुझे तो लगता है वही सबके लिए होना चाहिए। कि आपको, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों जब मैं जाता हूँ दूध लेने के लिए, आप जाते होंगे तो 35 और 40 रुपये के आसपास बिकता है कि जो अगर आप दूध पैदा करते हैं तो, है ना, दूध का अगर आपका वो है तो प्रोडक्शन है आपकी, तो इतना मिलता है। और हम उसको बड़ा दाद देते हैं कि देखो जी इसको इतना अच्छा पैसा मिल गया, और ये हम मानते हैं कि ये जो दूध की जो उसको इनकम आती है वो किसान की जो लॉस है उसको सप्लीमेंट करती है, ये बोला जाता है। आप ये देखो क्या सप्लीमेंट बेचारे वो करते होंगे, जब खुश भी हैं वो इस बात से सप्लीमेंट करके कि जब ये हालात है। अब इसमें एक चीज़ इंटरनेशनल भी सुन लीजिए, आपने डोमेस्टिक की बात की है। 1970 के आसपास अमेरिका में 6 लाख डेयरी फार्म्स थे। 6 लाख डेयरी फार्म्स वो थे जो छोटे थे, जिसमें 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा गाय हैं। आप जानते हैं हर एक चीज़ मैकेनाइज्ड है, वहाँ पर दूध भी मशीनों से निकाला जाता है ना। और उसके बावजूद भी जो उसमें जो, और वो गाय भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ थी। मतलब जो चाहिए हमारे देश का जो डेयरी फार्मर है वो वही मॉडल लेना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, 1970 में तो 6 लाख डेयरी फार्म्स थे, और 2020 में वो घटकर 93% डेयरी फार्म्स बंद हो गए। अच्छा।
अब ये मत सोचिए कि वो अमेरिकन ने दूध पीना बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, वो पॉलिसी ऐसी लेके आए, उन्होंने बड़े बड़े डेयरी फार्म लाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े डेयरी फार्म्स है जिसमें 35,000 40,000 गाय एवरेज हो गई है, ठीक है। उससे क्या हुआ, दूध की मात्रा बढ़ गई। जो प्रोडक्शन का मैंने आपको बताया, हर जगह दौड़ लगी हुई है कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, वो बंद, प्राइसेस क्रैश कर गए। जब प्राइसेस क्रैश कर गए तो जो हमारे वहाँ के डेयरी फार्मर्स थे उन्होंने अपने डेयरी फार्म बंद कर दिए। 93% डेयरी फार्म्स बंद हो गए, ठीक है। आज हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि साहब दूध जो है, जैसे आपने कहा कि सप्लीमेंट करता है फार्मर्स की इनकम को, कोई शक नहीं है इसमें, करता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ भी वही मॉडल लेके आ रहे हैं, आप तो कंपनियाँ आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है ना, तो कंपनियाँ आ रही हैं, वो वही उसमें जाएंगे जो अमेरिका में हुआ था। तो जो हमारा बचा खुचा रह जाएगा वो भी आप देखेंगे आने वाले सालों में आस्ते 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 वो भी कम हो जाएगा। आज हालात ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंडिया इज़ नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। 240 मिलियन टन हम दूध पैदा करते हैं, और अमेरिका कितना करता है, वो 100 मिलियन टन के आसपास है, वो नंबर 2 है, नंबर 2, और अंतर बहुत, अंतर देखिए आप कितना है। फिर भी हमारे पे अटैक है टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ के बाद कि हमारा मार्केट खुले। चाइना भी करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है, न्यूजीलैंड भी चाहता है, क्योंकि उनके पास दूध ही दूध है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बाज़ार को खोलो, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है ना। 140 अगर बिलियन पॉपुलेशन है तो आपके सामने है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनको लगता है कि भाई यहाँ अपनी खपत करें। हमारे किसानों को क्या होगा, इम्पोर्टिंग फूड इज़ इम्पोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी आप आयात करते हो फूड, आप अनएम्प्लॉयमेंट को आयात करते हो। अभी चॉइस हमारी है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं और लोगों को पुश करेंगे कि फ्लाईओवर के नीचे आके सो। अगर आप पंजाब में आए हैं, चंडीगढ़ में ही आप देख लीजिए, रात को जरा आप ड्राइव करिए, आप देखिए जीरकपुर से लेकर मोहाली तक कितने लोग जो हैं सड़कों के पायदान पे सो रहे हैं। तो यही अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो था वो तो आपने खो दिया अपन अमेरिका के डर से या अमेरिका के दबाव में। सर आयात तो अभी भी कर रहे हैं, हम दाल आयात कर रहे हैं, हम तिलहन आयात, वो सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए, मोजाम्बिक, मलावी, इनके साथ हमने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए थे? जो कॉन्ट्रैक्ट हमने उनके किसानों के साथ किए थे, तब भी मैंने कहा था ये बहुत खतरा होगा, क्योंकि आप हमारे किसानों से कर लीजिए। आप वहाँ भी तो एमएसपी दे रहे हैं, आपने खुद बोला है उसमें कि जितना प्राइस है वो हम आपको देंगे, तो यहाँ भी अपने प्राइस दे दीजिए, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। क्यों हम आयात करते हैं? क्योंकि एक लॉबी है जो आयात करना चाहती है, उसको गेन होता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा उनके, आप भी जानते हैं। तो ये इसलिए इस तरीके से इकॉनमी चलती है हमारी। अभी वर्तमान में सर अमेरिका के साथ बहुत बड़ा ये करंट मुद्दा रहा, और जीएम सीड्स की जब बात होती है कि किसानों को ये दें तो पैदावार और बढ़ेगी, खासकर से कुछ हमारे यहाँ पहले कॉटन पर ये उपयोग हुआ। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, दुनिया में एक भी जीएम क्रॉप नहीं है जिसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। कई देश ऐसा दावा करते हैं, दावा आप लोग सुन लेते हैं। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है ना, आपने उन्होंने दावा किया, आपने सुन लिया, आपने उठ के सवाल तो किया ही नहीं। ठीक है ना, अगर आप सवाल करते जवाब मिल जाता आपको। अब देखिए, एक स्टडी आती है, नेचर जनरल है, बहुत बड़ा है ना दुनिया में, नेचर जनरल में छपती है। उसमें एक क्रांति साहब थे, हमारे कॉटन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआ करते थे, और एक ग्लेन स्टोन करके अमेरिका में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन दोनों की स्टडी है। वो ये कहती है कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसमें कॉटन में, जो जिस टाइम भी बढ़ी थी, वो एक्चुअली बीटी कॉटन से नहीं बढ़ी है, वो एक्चुअली फर्टिलाइज़र का इनटेक बढ़ा है, इरिगेशन बहुत एक्सपैंड किया है, उसके करके टोटल फिगर आ गई। हमारे लोग तो, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें तो जो दिया जाएगा वो झुंझुना हम बजाते रहेंगे। आपने कभी सवाल ही नहीं किया किसी ने। एक बात ये होगी। दूसरी बात मेरी अब और सुन लीजिए कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कॉटन हैज़ कोलैप्स्ड। अच्छा, ठीक है, कॉटन हैज़ कोलैप्स्ड। ये सेकंड ईयर है, हम देख रहे हैं कि पैदावार नहीं बढ़ रही है। पैदावार मतलब जब एरिया ही नहीं बढ़ेगा। अब सबसे लोएस्ट एरिया अब इस रीजन में आजकल है। ये जब कॉटन कोलैप्स कर गई है और 95% से ज़्यादा हम बीटी कॉटन का उपयोग करते हैं, आप मुझे बताइए, क्या ये अकाउंटेबल नहीं होल्ड करना चाहिए इंडस्ट्री को? बिल्कुल। क्यों नहीं? सरकार दे रही है, घाटा जो हुआ किसानों को सरकार दे रही है, कंपनियाँ क्यों ना दें? फिर आप कहते हैं कि साहब किसान जो है वो उसकी कमी या मतलब जो भरपाई है वो आप और हम करते हैं कि आप, हमें भी लगता होगा, लेकिन जिस कंपनी को देना चाहिए उनका घाटा वो तो नहीं दे रही है। दूसरी बात सर, आप वैसे भी कोई जीएम फसल देख लीजिए, अमेरिका की गलती है अगर, तो जरूरी नहीं कि हमने वो गलती अडॉप्ट करनी है। अमेरिका ने अगर जीएम का प्रचलन किया है अपने वहाँ पर और अंधाधुंध किया है, इसी सोच ने किया कि साहब पैदावार बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है। मैंने आपसे कहा, एक भी फसल नहीं है जिसकी पैदावार बढ़ी है।
ठीक है, एक बात तो ये हमें समझ आनी चाहिए, जब एक भी फसल में पैदावार नहीं बढ़ी है तो हम किसके गुण गा रहे हैं? हमें क्यों चाहिए अमेरिका से? वो हमारे देश का अपना ढांचा है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जब आप इंपोर्ट करेंगे जिसकी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है तो हमारा तो गया ना, वो ढांचा टूट गया, फिर तो बाजार खुल गया। तो अमेरिका ने तो अपना एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ ली, और आप ये गुणगान गाते रहे नहीं साहब GM आएगा तो तरक्की हो जाएगी। यही लोग बहुत सारे बोलते हैं हमारे देश में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हिमाचल के एप्पल में क्या क्या दिक्कत है? हाँ जी, आप अमेरिका से एप्पल लेके आ रहे हैं, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए आप जोर डाल रहे हैं कि खोल दीजिए। पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे कि जो कहेंगे हाँ जी। मैंने एक मॉल में गया साहब, मॉल में मैंने एक फिजी जो है उसके कंट्री से वो एप्पल आता है, बड़ा अच्छा पैक होता है। मैंने उसको बोला, जो भी था वहाँ सज्जन आसपास से, मैंने कहा यार ये फिजी से क्यों एप्पल मंगाते हो? हमारे देश का एप्पल बहुत अच्छा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसको छोड़ो, एक वो निक्कर वाले आजकल यंग आ गए ना, जो IT कंपनियों में काम करते हैं, मैनेजमेंट वगैरह, वो मुझे कहता है, साथ में खड़ा हुआ है, कहता है व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? मैं तो वहाँ का खाना चाहता हूँ। यार तुम इतने HNI इंडिविजुअल जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ यार। ये जो सोच है ना कि बाहर का जो है वो अच्छा है, ये मानसिकता में डाला गया ना कहीं पर। हाँ जी, वॉशिंगटन एप्पल आप लेने को तैयार हो, वॉशिंगटन एप्पल 108 बीमारियों के साथ आता है। स्टडी है इसके ऊपर, लेकिन आपने कभी सवाल ही नहीं किया। हमारे मैंगो में एक कीड़ा होता है, अमेरिका आज तक उसको अलाउ नहीं करता जब तक कि उसकी रेडिएशन ना हो, और उस रेडिएशन को देखने के लिए एक आदमी अमेरिका से ना आए जो उसको टेस्टिफाई करे। अच्छा, इसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। मैंगो का हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये फंसा हुआ है इसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब 108 बीमारियाँ आती हैं, ये एक वहाँ सेंटर है कैबी का, CABI इंग्लैंड में, उसने बताया था। ये हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स क्या कहते हैं उसके बाद पता? अच्छा जी, ये तो हमें पता नहीं था, ये तो हमें आज ही पता चला। यही तो कारण है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप इनकी सैलरी मार्केट से जोड़ दीजिए, फिर मैं देखता हूँ किसको नहीं पता। समझ गया ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हम एक तबके को नीचे रखते आए, दबाते आए, फिर हम कहते हैं कि साहब ये तो उठ ही नहीं पाएगा, इसका तो बिल्कुल ही काम ही खत्म है। अब वो कैसे उठ पाएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने जब रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में, हमारे रिफॉर्मर्स जो उस टाइम थे, उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने क्या किया, लेफ्ट के उससे लेके जो भी वेस्ट से जो भी उनका सोच मिला उनको, वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सब जो है, उन्होंने एक मॉडल बनाया इकोनॉमिक ग्रोथ का। वो मॉडल था इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड, यानी इंडस्ट्री वाज द इंजन ऑफ ग्रोथ। मुझे लगता है कि ये करने के बजाय उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे कंडीशन कैसे हैं देश के। सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ शुड हैव बीन एग्रीकल्चर। बिल्कुल है, ये होना चाहिए था। अब उनके अभी तक जो उन्होंने नुकसान हमारा किया है देश का, मुझे लगता है जब मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है मुझे वो एक छोटी सी किरण दिखाई देती है कि हम एग्रीकल्चर को रीबिल्ड कर सकते हैं एज दिस सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ, एज ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप मुझे बताइए, 50% जिसके पास लोग खेती में जुड़े हों, उसको जरूरत क्या पड़ी है उसको निकालने की? आप उन्हीं को रीबिल्ड करिए, देखिए आपका देश दुनिया को एक रास्ता दिखा देगा। इन्हें समीक्षा विदेश के हिसाब से हुई, भारत के हिसाब से नहीं हुई। सर, पलायन की जब हम बात करते हैं, गांव का आदमी शहर, शहर का आदमी महानगर, और पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि पंजाब में भी आपने बहुत सारा काम किया है, अब पंजाब का व्यक्ति विदेश, ये एक ट्रेंड चला गया, ट्रेंड है एक गांव का, एक पंजाब का, हरियाणा का, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, 10 परिवार कोई बाहर है गांव में, तो सब लोगों के लिए वो केंद्र बिंदु हो जाता है, यार हमको भी यही करना है अल्टीमेटली। खेत बेचो, खेत किराए पे दो, बाहर शिफ्ट हो जाओ, चाहे भले ही कोई भी छोटा मोटा काम करो। ये ट्रेंड अब चल पड़ा है, ये क्या फिर से बदलेगा सर? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि फिर से क्या होगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, यस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो गांव से शहर की तरफ प्लान था, पंजाब में वो गांव से विदेश में प्लान है सीधा। उनको पता चल गया कि शहर में कुछ नहीं रखा, तो वो शहर में नहीं आना चाहते बच्चे। एवरीबॉडी वांट्स टू गो फॉर दोज जहाँ भी उसको मिलता है ऑप्शन, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, या जो भी। अब तो कनाडा में कम हो गया, तो उसका इम्पैक्ट भी विजिबल आएगा। लेकिन मैं उसकी तो बात में, चलो वो लोगों ने अपनी सोच से किया है, कोई अट्रैक्शन तो नहीं था ना इस तरीके से, जैसे अभी हम किसी सरकार ने उसके अनुदान दिया हो, ऐसा तो नहीं था एक टाइम पर, है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जो पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, क्या ये इस पार्टी के पास एक सुनहरा मौका नहीं था कि ऐसा एग्रीकल्चर वो क्रिएट कर दें पंजाब में जो कि इकोनॉमिकली वायबल ही ना हो, बल्कि वो एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ में लेके जाए? नहीं किया ना।
ये लैंड पुलिसिंग पॉलिसी क्या है? आप ज़मीन लाके उनको दे रहे हैं, किसानों की ज़मीन आप उनको दे रहे हैं। अभी ये कर्नाटका में तो यही हुआ था। अभी कर्नाटका ने उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली कि हम नहीं करेंगे ऐसा। किसानों की ज़मीन वो ले रहे थे, देवाना हिली करके जगह है उसके एडजॉइनिंग, वहाँ भी हुआ, बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, 3.5 साल प्रोटेस्ट करते रहे किसान। ठीक है, पंजाब में भी आएगा ये सिचुएशन, बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन आएगा। मुझे नहीं लगता कि क्या सरकार को ये समझ नहीं आता कि एक प्रोग्राम है, मैं आपको बताता हूँ, एक गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, उसका नाम है हेवरे बाजार। हाँ है, बिल्कुल आपने सुना? मैं भी इस गांव में गया हूँ। आप गए हैं? मुझे भी हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक बार ये वीडियो देखिए। मैंने कहा मैं जानता हूँ उस गांव के बारे में। आज वही किसी उसमें टीवी में नहीं, किसी वीडियो में बोल रहे थे कि सब पंजाब को भी ये अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, और पंजाब को जो अडॉप्ट करना पड़ रहा है वो है लैंड पूलिंग पॉलिसी, जहाँ पर आप किसानों से ज़मीन लेके वॉलंटरिज्म के नाम पर आप इंडस्ट्री को दे रहे हो या रियल इस्टेट को दे रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो सरकार है अगर उसी को नहीं पता कि हमें क्या करना है तो फिर किसको दोष देंगे? ठीक है कि नहीं? तो किसको दोष देंगे? हमारे पंजाब की सिविलाइजेशन आज बिल्कुल क्रैश पे है। उड़ता पंजाब, ये सब बातें आप सुनते हैं, है ना, वो उस पे है, क्रैश पे है। आज तो जो भी सरकार है, और इतना अच्छा मौका मिला है कि 92 तो आपके एमएलएज हैं आउट ऑफ द 113 114 जो होने चाहिए, इतना बड़ा आपको सपोर्ट दिया। आप फिर सारा रियल इस्टेट को लेके आ रहे हो या आप उसको इंडस्ट्री को लेके आ रहे हो। आपको ये समझ ही नहीं है कि ज़मीन इतनी उपजाऊ है, इसका हम क्यों नष्ट कर रहे हैं इस बात को। ये अकेला नहीं है, आप देश का वो भारतमाला का भी प्रोग्राम देख लीजिए। देखिए कितने 8-8 लेन के बन रहे हैं और वो सारे अच्छी ज़मीन पे बन रहे हैं। क्या कभी उस पर कोई पॉइंट करेगा? और हर 10 किलोमीटर के बाद उनका फूड वो भी खुलता है, फूड कोर्ट। हाँ, वो भी खुलता है, उसमें ज़मीनें देखो कितनी जा रही हैं। तो वो क्या किसी पर उस पर सवाल उठेगा कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ज़मीन खराब की जा रही है? खराब ही होगी ना, वो ज़मीन तो गई विकास के नाम पर। या तो विकास का नाम उनको नहीं पता क्या होता है, हाँ जी, और हमारे यहाँ सरकार पंजाब में भी नहीं पता उनको, क्योंकि वो भी लैंड पूलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य इस देश का इसलिए है क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल सोच है या आइडियोलॉजी है वो ही कहीं उल्टी गई हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं? सर, हमने बहुत सारे विषयों पर बातचीत की, 3 प्रमुख सुझाव या आपकी तरफ से ऐसे कौन से चीज़ें सरकार अपनाए या ऐसी होनी चाहिए, समस्याएं तो सब जगह है, लेकिन ऐसी 3 बातें जो सरकार भी करे या ये करने से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और ग्रोथ होगी, लोग किसान, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार और आमजन या सोशलिस्ट वही चाहते हैं कि उसका भला हो, जो नीचे तबके के लोग हैं या गरीब हैं या अंत्योदय है जिनकी हम बात करते हैं। देखिए, पहला तो हमें अपनी गलती को मानना चाहिए कि हमने 1991 में जो गलती की थी, दैट वाज नॉट द करेक्ट 1991 मूवमेंट। हमें उसमें एग्रीकल्चर को एक न्यू पावर हाउस ऑफ ग्रोथ बनाना चाहिए। एक बात तो यह है, और पॉलिटिकल पार्टी चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, ये सबको समझना है। अगर नहीं समझ सकते तो मैं ही एक वो कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हम ही लोग आपके लिए ओरिएंटेशन कोर्सेज कर सकते हैं। आप आइए तो सही, बैठिए जा, हम भी बताएं आपको कि क्या होना चाहिए। लेट्स हैव ए क्वेश्चन आंसर ऑल दोस थिंग्स। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो हमें करने की ज़रूरत है कि अगर आप एग्रीकल्चर को देखते हैं, और मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर दुनिया में किस सिचुएशन में जा रहा है, पहला तो आपने उसको एक इंजन ऑफ ग्रोथ बना दिया। दूसरा है कि वो वायबल इंजन ऑफ ग्रोथ भी होना चाहिए। वायबल इंजन ऑफ ग्रोथ के करने के लिए हमें ये सिर्फ एमएसपी ही नहीं, हमें ऐसे प्रावधान लाने पड़ेंगे जहाँ पर किसान को इनकम पैरिटी हो। इनकम पैरिटी जैसा कि अमेरिका के किसानों ने उस समय कहा था 1979 में, वो आज हमें करने की ज़रूरत है। मैं इसमें करने की ज़रूरत ये कहता हूँ कि आज किसान को एवरेज इनकम उतनी मिले जितनी कि जो क्लास 3 एम्प्लॉइज़ होते हैं सरकार के, उसके बराबर मिले। तो वो अनुदान से होगा या उत्पादन से? अनुदान किसी को नहीं चाहिए, ना उनको चाहिए ना हमें चाहिए। हम उत्पादन से नहीं, उत्पादन से निकलिए माइंडसेट से। मैंने आपसे कितनी बार शुरू में भी कहा है, उस माइंडसेट से निकलिए। आज आप ये देखिए कि किसानी जो है इसको कैसे हम ऊपर लेके जाएं। रास्ता कुछ भी हो सकता है, ठीक है कि, और मैं ये नहीं कहता कि 1 साइज़ फिट्स ऑल, वो मैं नहीं कह रहा, पर उसको करिए। ये अगर आपके इसमें आ जाए कि हमने अगले 2 साल में ये करना है या 3 साल में ये करना है, आप मुझे बताइए कि आज सब स्टेट्स के ऊपर तकरीबन कमीशन फॉर फार्मर्स, है ना, कमीशन फॉर फार्मर्स वर्कर्स, ये सब जगह मिलते हैं। मैंने कहा उसमें किसी में ये नहीं आज तक बोला गया कि भाई आज पंजाब की जो इनकम है किसानों की एवरेज, वो आज 25,000 के आसपास है, ठीक है, सबसे ज़्यादा या अमंग द टॉप पंजाब है। वार्षिक मासिक, ये मासिक
मासिक है। तो इस 25,000 को हम 2 साल में 40,000 कैसे कर सकते हैं, ये बताना चाहिए हमारे जो कमीशंस हैं, यहाँ पर भी, हरियाणा में भी, कहीं कहीं जहाँ भी कमीशंस हैं, फार्मर्स कमीशन है, वो ये क्यों नहीं बताते? ठीक है कि नहीं? मेरा सिर्फ ये कहना कि एक तो उसको कैसे बिल्डअप करना सारे सेक्टर को, वो करिए, तभी आपकी जीडीपी ग्रोथ दौड़ेगी। ठीक है ना? तीसरी बात जो है हमें ये देखना है कि हमारी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, मैं ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ, चाहे वह बाई वे ऑफ प्रोडक्शन है, बाई वे ऑफ जो भी सपोर्ट आपने करना है, ये जो इकोनॉमिक सोच थी ना कि भाई मार्केट के हवाले छोड़ दिया जाए, दैट इज़ ए फेलियर ऑल ओवर वर्ल्ड। Markets have failed to provide or enhance farmers' income everywhere in the world. अगर ये सच होता कि वो प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे बताइए कि दुनिया में जो सब्सिडी दी जा रही हैं एग्रीकल्चर को, कोई सरकार नहीं देना चाहती। वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि उसमें इनकम नहीं है, वो आप कवर अप करना चाहते हैं। वो हमें ऐसा एक सिस्टम लाना पड़ेगा कि हम उसको इतना वायबल कर दें कि हमें ये जो आपने पहले कहा अनुदान, वो नहीं चाहिए, हमें वो सपोर्ट चाहिए कि वो किसानी से उतनी इनकम निकले। और ये नहीं है कि इसके लिए आपके पास तरीके नहीं है, तरीके हैं, लेकिन आप फिर जाते हैं कि भाई लैंड पूलिंग कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं फिर हम? तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें ले आइए, और उसके साथ और भी होंगे 3, 4, 5 चीज़ें और भी होंगी, वो करने वाली हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम ये इनकम पैरिटी ले आते हैं बिटवीन द फार्मर्स एंड द एम्प्लॉयज़, आप देखेंगे कि तरक्की कितनी होती है देश की। और ये मत घबराइए जो लोग आपको बोलेंगे कि साहब मेरा आटा महंगा हो गया, मेरा टमाटर महंगा हो गया। देश का तो ये हाल है कि साहब इनका बस चले तो ये तो फ्री चाहते हैं सब कुछ। आज आप इनको फ्री दे दिए, लंगर लगाएंगे और बैठेंगे आराम से। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें समझ आनी चाहिए हमारा ही भाई मर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करनी है। और आप सोचेंगे, जाते जाते मैं एक और बात कर दूं आपसे, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ जी। फ्रांस में क्या हुआ कि एक सज्जन थे, उन्होंने जब भी गांव जाना तो देखना कि वो डेयरी फार्म्स बंद होते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, डेयरी फार्म्स बंद होते जा रहे हैं। कारण तो आप हमने बातें कर ली, क्यों बंद हो रहे हैं। उसको लगा कि यार ये तो गलत है। उसने क्या किया, उसका नाम है निकोलस शबान। उसने क्या किया, उसने जाके अर्थमेटिक किया अपना, देखा कि अगर उसको दूध के जो वायबिलिटी नहीं है, कि अगर 6 पेंस यूरो में से 6 पेंस है ना, मुद्रा हाँ, 6 पेंस अगर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा दूध के पैसे दे दे, तो किसान इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है, उसको घाटा नहीं होता। अच्छा, वो जो शट कर रहे हैं, अपने शटर डाउन कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। और मैं जानता हूँ, मैं भी भारत में इतने साल हो गए, कि ये बहुत मुश्किल काम है कि कंज्यूमर को बोलो 1 रुपया भी ज़्यादा दे दे। आप सब जानते हैं। सर, उस आदमी ने एक मुहिम शुरू की। आपको हैरानगी होगी, आज नंबर 2 मिल्क जो वहाँ बिक रहा है, वो कंज्यूमर 6 पेंस ज़्यादा दे के खरीद रहा है। क्या बात। अब आप देखिए, इतनी बड़ी एक आदमी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, और मैं तो उस पर बिल्कुल कहते हैं ना, उसको कायल हूँ उसका, कि भाई अगर वो फ्रांस में कर सकता है तो वो सारी दुनिया में भी कर सकता है। अगर लोग दूध को किसान के साथ खड़े हैं फ्रांस में 6 पेंस ज़्यादा देके, जो रिटेल प्राइस है उसके साथ कंपेयर करके 6 पेंस ज़्यादा देके, मुझे बताइए इसका मतलब पॉसिबल है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो उसको ना एक उसमें आ गया है, उसको आदत पड़ गई है कि हमें फ्री मिले या घट सबसे कम मिले। मुझे लगता है कि जिस दिन ये कंज्यूमर खड़ा हो गया ना अपने फार्मर के साथ, कोई सरकार की ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, पर इसको खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी, और कंज्यूमर हमारा खड़ा हो सकता है। कोई फ्रांस का कंज्यूमर कोई अलग नहीं था दुनिया के कंज्यूमर से, लेकिन अगर वहाँ एक आदमी ने मुहिम चलाई जो है, उसने ये काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि दुनिया में भी हो सकता है। सो लेट अस होप कि अगला जो रेवोल्यूशन आएगा वो कंज्यूमर के सिर पे आएगा, कंज्यूमर के सिर पे आएगा। मैं तो इसी आशा पे हूँ कि हमारे देश में इतना बड़ा कंजम्पशन का लेवल है, इतना कंजम्पशन का वो भी है, परसेंटेज भी है जो लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो जिस दिन आप समझ गए इस बात को या खड़े हो गए, तो मुझे लगता है फिर तो रास्ता आसान है। एक आशा की किरण जो आपको अब दिखाई दे रही है आपके सामने, तो मैंने बता दी। आपकी इससे ज़्यादा क्या आशा हो सकती है? मैं आशा की किरण जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो रियलिटी है। रियलिटी आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अगर लोग अभी भी नहीं सीख सकते तो फिर तो किसी को दोष नहीं आप दे सकते। और ये थे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बहुत क्लियर कट एक संदेश दिया है, न केवल भारत के किसानों को, और जो ऐसे लोग हैं जो नीति निर्धारक हैं उनके लिए भी एक क्लियर कट संदेश है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातचीत है, और बहुत सारे ऐसे विषयों पर
एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की है निश्चित रूप से, और ये उनके खुद के विचार हैं और देश में परिवर्तन लाने वाले ऐसे क्रांतिकारी सुझाव को उन्होंने हम सब के सामने रखा है। निश्चित रूप से ये पॉडकास्ट हम सब की आंखें खोलने वाला एक ऐसा परिदृश्य हम सब के सामने प्रस्तुत करेगा, समस्या के साथ समाधान की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी। थैंक यू बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।